क्या क्रेडिट कार्ड लेना फायदे का सौदा है या नुकसान का जीवन में? दुनिया में इससे महंगा कर्ज आज तक नहीं बना जो क्रेडिट कार्ड का होता है। ये फ्री में दे रहे हैं, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए। यही सोच के सब लेते हैं। पैसे सिर्फ उसको दिए जाते हैं जिससे उसको लगता है कि मैं इसको पैसे दूंगा और इससे कई गुना ज्यादा लूंगा। नहीं तो ये लोग गुरुद्वारे के आगे नहीं बैठे होते, इनको बैंक कभी पैसे ही नहीं देता। EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, उसको सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं बोलते? इजी लगाना क्यों जरूरी हो गया उसके आगे? 20,000 रुपए की EMI देनी भी आदमी को 2 लाख के बराबर लगती है जब उसकी हालत ऐसी नहीं होती। तो 5 साल में अप डाउन तो आएगा ही आएगा। आप मुझे गोल्ड लोन दे दें, मैं गोल्ड खरीदना चाह रहा हूँ। क्या बोला उसने? तो वो बोले नहीं, गोल्ड तो आप देंगे तो हम आपको कर्ज देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मिडिल क्लास को कर्ज में फंसाने का एक सबसे बेहतरीन टूल है। बहुत बढ़िया कि भाई तू कार्ड दे, हम प्रमोट करेंगे, ये तो खरीदेंगे तो मरेंगे भी, जिससे आम आदमी मारा जा रहा है। कि आम आदमी का तो स्वभाव है, उसकी जरूरतें तो बढ़ेंगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जे पर्सनल लोन लेके चुकाए। अरे बहुत लोग हैं। अगर लोग कर्ज नहीं लेते तो मुझे नहीं लगता कि आज बाजार इतना बड़ा होता। नहीं होता। कई मैंने किसान भी ऐसे देखे हैं जिनकी जमीन हाई रेट पे बिक जाती है, तो वो के चित्ते वाली गाड़ी लेनी है, छल्ले वाली गाड़ी लेनी है, वो पड़ोसी लेके आया था वो वाली लेनी है। अरे भाई, तो जो ये क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग हैं, ये जिंदगी में कभी अमीर बन पाएंगे क्या? नहीं, ये कमाएंगे बैंक के लिए, ये कमाएंगे गाड़ी वालों के लिए। वो गरीब ना दिखे इसके लिए वो जो खर्चा करता है, इस कारण से वो परमानेंट गरीब है। गाड़ी भी कर्ज पे, घूमना भी कर्ज पे, और इसका जानते हैं नतीजा क्या निकल रहा है? कि मैंने अपने पेरेंट्स को दुनिया में घुमाया। नीचे लिखा था ICICI पर्सनल लोन। देखो, बकरीद पे सम्मान मिलता तो है ही। बली इंदिरा गांधी ने एक स्कीम चलाई थी 5 साल की, पंचवर्षीय, गरीबी हटाओ। वो कब चलाई थी? आज तक गरीबी नहीं हट रही, बढ़ गई। हाँ। जब भी मैं फाइनेंस के एक्सपर्ट के साथ कोई इंटरव्यू करता हूं तो आप लोगों को इतने सवाल आ जाते हैं कि मुझे लगता है कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। कई बार कर्ज को लेकर आते हैं, कई बार लोन को लेकर आते हैं, कई बार क्रेडिट कार्ड को लेकर के आते हैं। मुझे ये लगा कि सबसे पहले हमें फाइनेंस का जो फंडामेंटल है उसको समझने की ज़रूरत है, वरना हम चाहे जितना भी कमा लें, हम बचा नहीं पाएंगे और ना सही से खर्च कर पाएंगे, ना सही से ज़िंदगी जी पाएंगे। जाने कितने लोग जो इस एपिसोड को देख रहे होंगे उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी EMI भरने में चली जाती होगी। जो वो कमाते होंगे वो EMI में दे देते होंगे। और एक सबसे बड़ी मुश्किल, जिसके लिए स्पेसिफिक ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता लेकिन मुझे पता है तमाम मेरे दोस्त, तमाम मेरे भाई जो बिल्कुल यंग एज के हैं, वो एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वो ट्रैप क्या है? वो क्रेडिट कार्ड का है। उनको ये लगता है कि मेरी क्रेडिट मार्केट में इतनी बड़ी हो गई हैं कि कंपनियां हमें क्रेडिट कार्ड दे रही हैं कि भैया लो, आप खर्च करो, आपकी क्रेडिट बड़ी है। मेरे भाई, ये ट्रैप है। आपका सारा डेटा उन कंपनियों के पास होता है। वो ये अच्छे से जानते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना भर सकते हैं। उसी के हिसाब से वो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं और वो आपके आदतों से भी वाकिफ़ होते हैं। उनको पता है कि आप कहाँ गलती करेंगे और कितना पैसा चुकाएंगे। इन्हीं सब मामलों के एक ऐसे जानकार हमारे साथ बैठे हुए हैं कि जब मैं उनसे बातचीत करूँगा तो हर बात पे आप मुहर लगाएंगे कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे साथ लोकेश जी हैं, जो एक फाइनेंस के एडवाइज़र हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, और ख़ासकर जो ये कर्ज वाली बात है, इस मामले में उनकी मास्टरी है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड और कर्जों की जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। थैंक यू सर्वेश मिश्रा जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने इस पॉडकास्ट के ऊपर इतनी बेहतर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया ना कि आज आपकी बातचीत से ना कितने युवाओं की, और मैं युवाओं की बात नहीं करता, वो लोग भी जो 40-50 के हैं ना, उनकी आदत बदलने वाली है, क्योंकि उनको आज ये पता चलेगा कि उन्होंने जीवन में कितना नुकसान किया है। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है? देखो, क्रेडिट कार्ड वो है जिसमें वो पैसा है जो आपका अपना नहीं है, ठीक है, वो बैंक का है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें आपका अपना पैसा है, जिस पे ब्याज मिलता है। क्रेडिट कार्ड को अगर आप खर्च करते हो तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये तो बेसिक सबको पता है। अब डिपेंड करता है कि लोग क्रेडिट कार्ड के अंदर जो अमाउंट की वो लिमिट है वो बढ़ाने पे ज़्यादा जोर रखते हैं, वो डेबिट कार्ड पे बढ़ाने पे जोर नहीं रखते। तो ये एक ऐसी मानसिकता आजकल लोगों की बनती जा रही है। तो क्या मज़ेदार बात आपने कहा। डेबिट कार्ड में जो हमारा पैसा होता है उसकी लिमिट हम नहीं बढ़ाने की सोचते हैं, मतलब हम अपनी कमाई बढ़ाने की नहीं सोचते हैं, बल्कि कर्ज की
जो रकम है वो कितनी बड़ी हो जाए, क्रेडिट हमको कितना मिल जाए, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो तमाम लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तमाम लोग आपके पास आते हैं अपने इस तरह के केसेस को लेकर के, क्या क्रेडिट कार्ड लेना फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का जीवन में? देखो, मैं निष्पक्ष तौर से बताता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही फेवर में हूँ। अच्छा। अब जैसे बाइक है, बाइक कोई आदमी चलाता है, अगर उसको चलानी नहीं आती और उल्टी साइड पे चलाता है और ट्रक से टक्कर मारता है, तो मैं खिलाफ हूँ कि जिसको नहीं चलानी आती वो ना चलाए। अगर जिसको उसका यूटिलाइज करना आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब कई लोगों ने ये सुन लिया कि बाइक से जाओ तो सफ़र जल्दी तय हो जाता है, कार से जाओ और भी जल्दी तय हो जाता है, प्लेन से जाओ और भी जल्दी तय हो जाता है। तो उस आदमी को प्लेन चलाने से मना करना चाहिए जिसको आता नहीं है, क्योंकि वो जल्दी वहाँ नहीं जाएगा, वो कहीं और ही जाएगा। बात तो बिल्कुल पता की है। हाँ। तो इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड के इसीलिए फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं कुछ फैक्ट शेयर करूँगा, वो इंसान ये देखे कि मेरी आदतें या मेरी फितरत क्या ऐसी हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, वो इंसान देखेगा। ओके। लेकिन वो बात एक अलग है, ज़्यादातर लोग की फितरत इसके अगेंस्ट होती है। अच्छा ठीक है, अब आपने ये कह दिया कि आप क्रेडिट कार्ड के खिलाफ भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं है, तो इसका एक जो आंसर निकाला जा सकता है कि अगर आप समझदार हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वो बुरा नहीं है अगर आपकी आदतें ठीक है तो। नहीं, समझदार तो बहुत समझदार ना, समझदारी का एक धोखा है। हाँ। जैसे बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, हाँ। लेकिन लाइफ में कामयाब नहीं हो पाए। जो नहीं पढ़े लिखे वो कामयाब हो गए, तो समझदार हम किसको बोलेंगे? तो जो समझदारी है ना, जिनको लगता है कि हम पढ़े लिखे हो गए, वो एकेडेमिकली तो पढ़े लिखे हैं, यानी कि बीएससी मास्टरी जो भी होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो सुकून और शांति में नहीं है, क्योंकि फाइनेंस का जो साक्षरता होनी चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ। तो इसीलिए जैसे अभी आपने बात करी कि मैं क्रेडिट कार्ड के खिलाफ या फेवर की बात, वो बात अलग है कि क्रेडिट कार्ड लेने वाले 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आदतें इतनी ख़राब हैं कि क्रेडिट कार्ड उनके अगेंस्ट में जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को तलवार चलानी या नॉनचॉक चलाना, वो ब्रूस ली चलाते थे और उससे वो एक एक आदमी 10-10 को मार गिराता था, तो अगर वो किसी को चलाने नहीं आते तो मैं बोलूँ कि इससे वो 10-10 मार गिराता था, तुम भी मार गिराओगे। वो सोचे हाँ बड़ी अच्छी एडवाइस मिली कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है वो अपना चोटी खा ले। हाँ। तो अब मैं बोलूँ कि मैं नॉनचॉक के खिलाफ हूँ या फेवर में हूँ, नहीं, उसको चलाना आना जिसको आता है उसके फेवर में हूँ, और 95% लोगों को लगता है कि हमें चलाना आता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, यही धोखा है। हाँ, इसीलिए अभी बात करी कि डेबिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ा रहे, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम नहीं बढ़ा रहे, वो बैंक वाले हमारी बढ़वा रहे हैं। हाँ। जैसे मेंढक को अगर आप पानी में रखो, नॉर्मल पानी में, धीरे धीरे गर्म करोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर ज़्यादा गर्म में इकट्ठा रखोगे तो वो उछलेगा। हाँ। तो वो बैंक वाले लिमिट जो बढ़ा रहे हैं ना, वो मेंढक को अंदर बीच में बिठा के पानी गर्म कर रहे होते हैं। हाँ। आदमी सोच रहा होता है आज मुझे हार डल रहे हैं, बकरीद चल रही है, तो उसको लग रहा है मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, पूजा हो रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये बैंक वालों की साइकोलॉजी है कि आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स, कुछ कैशबैक, कुछ हॉलीडे नाइट्स, कुछ फ्लाइट बिजनेस क्लास से ऐसे कन्वर्ट करके इस तरीके के छोटे छोटे लालच जो वो दे रहे हैं, नो डाउट वो सच्चाई है, दे रहे हैं, लेकिन वो लेना नहीं आता लोगों को, या आता है तो थोड़ा सा लेना आता है, उसके बदले ज़्यादा देना आता है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आपने जब लालच देने की बात की, आजकल क्रेडिट कार्ड वाले क्या कहते हैं कि अच्छा आपको मतलब आपको लॉन्च चाहिए एयरपोर्ट पे, तो आपको ना क्वार्टरली 75,000 खर्च करना पड़ेगा, तब आप जो है लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रैप में फंसाने का कितना अच्छा तरीका है ये बताएं कि एक सही क्रेडिट कार्ड हम कैसे चुन सकते हैं? देखो, मैं ये बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड की जो साइकोलॉजी है, पहले तो इस साइकोलॉजी पे बात करेंगे, जैसे ही वो साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी फिर आदमी को पता लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, हर एक बंदे की आदतों के हिसाब से वेरी करता है। पुराने टाइम के अंदर कर्ज लेना गलत माना जाता था, बिल्कुल, मर्ज और कर्ज से मुक्ति बोलते थे। लेकिन क्या किया गया बैंकों ने कि आपको एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं फ्री, लाइफ टाइम फ्री। बात ठीक है, लाइफ टाइम फ्री, लेकिन वो पूरे सच का एक छोटा सा पोर्शन है। आप इतना खर्च करेंगे तो ये वेव ऑफ होगा। हाँ, ये बात
तो इसी तरीके से जब वो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो इंसान को लगता है कि मैंने उधार तो लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये फ्री में दे रहे हैं, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए। यही सोच के सब लेते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये असली में भाव है कि इमरजेंसी में काम आता है, तो उसमें 45-50 दिन की वैलिडिटी होती है वापस जमा कराने की। तो क्या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हो सकती होगी जो 45 दिन की बजाय 145 दिन रह जाए? बिल्कुल रहेगी। तो उसमें क्रेडिट कार्ड कामयाब नहीं है। तो क्यों ना डेबिट कार्ड को बढ़ाया जाए? इमरजेंसी तो डेबिट कार्ड भी डील कर सकता है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये बिल्कुल फ्री है, जब आप इसको यूज़ करेंगे इमरजेंसी में आपके काम आ जाएगा। तो इंसान भी यही सोच के ले लेता है, और जब कभी उसको 1-2 दिन के लिए इमरजेंसी आती है तो वो उसका यूज़ करके और उसमें पेमेंट भर के उसको ऐसी फील नहीं आती कि मैंने कर्ज लिया है। और सब जगह ना एक ही जैसा नैरेटिव है कि क्रेडिट कार्ड तो बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल सबके यहाँ पे नाक लगा हुआ है, अगर किसी के यहाँ पे नाक की बजाय कहीं और लगा हो और ऑक्सीजन 4 गुना ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता हो, लेकिन उसको भी बोलेंगे गलत है। हाँ, बात तो सही है। क्योंकि एक ना नैरेटिव चला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी पहले सती प्रथा थी, जो नई सती होती थी तो उसको बायकॉट करते थे। अब सब कुछ पलट गया। आज अगर किसी को सती कर दो तो पूरा नेशनल इंटरनेशनल सारा न्यूज़ उसको कवर करेगा, उसको अपराध है। हाँ, तो पहले जो होता था आज उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। तो या तो पहले लोग गलत थे या आज गलत हैं, कोई तो गलत था। ऐसा तो नहीं है, ऐसे पहले कानून भी नहीं था कि करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें सब कर रहे होते हैं ना, तो इंसान उसको गलत नहीं मानता, चाहे वो कितना भी गलत हो। तो क्रेडिट कार्ड की इसी तरीके से बताया गया कि आपकी क्रेडिट जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी है कि आपको हमारा बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है। जबकि असलियत बात ये है, जिनको पैसे चाहिए होते हैं अगर वो पैसे लेने बैंक में जाएं, जिनको असली ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग गुरुद्वारे के आगे नहीं बैठे होते, इनको बैंक कभी पैसे ही नहीं देता। ज़रूरत वाले आदमी को कभी देता ही नहीं पैसे। पैसे सिर्फ उसको दिए जाते हैं जिससे उसको लगता है कि मैं इसको पैसे दूंगा और इससे कई गुना ज़्यादा लूँगा। और रही बात क्रेडिट कार्ड की, ये जितने रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर डेबिट कार्ड आपके पास है तो उसमें भी तो 4-5% ब्याज मिल सकता है। और रही बात इस लॉन्च की कि आप 75,000 खर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये देखो कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड में ना बड़े सारे रिवॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया। अच्छा, आप समझिए, मैं इस चीज़ पे आपको एक चीज़ और याद दिलाऊंगा। आप करते हैं यूज? नहीं, मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया ही नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देते हैं, कुछ पॉइंट होता है। हाँ। कुछ क्रेडिट कार्ड में कुछ महीने के लिए होता है, कुछ में साल के लिए होता है। हाँ। अब हम जैसे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाकर सर्च करें कि आप किस पे दे रहे हो, किस पे नहीं दे रहे हो। मुझे मूवी देखने की आदत नहीं, तो मुझे कभी फ्री में टिकट नहीं लेना होता। हाँ। कई बार मेरे जो इस तरह के पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो तो किसी काम के होते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों को भी लगता है ना कि हम इन पॉइंट्स को एनकैश कर सकते हैं, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इसमें से बूंद बूंद से सागर भरता है जैसे बोलते हैं, रिवॉर्ड से काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, ये चीज़ मिल जाती है, वो चीज़ मिल जाती है, तो मैं ये भ्रम थोड़ा दूर करना चाहूँगा कि आपके खर्चे के प्रोपोर्शनेट में ही वो बूंद बूंद इकट्ठा होता है। हाँ, अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो बूंद बूंद इकट्ठा नहीं होगा। यानी कि आप बाल्टियों से पानी बाहर नहीं निकालेंगे कैश का तो वो बूंद बूंद नहीं आएगा। तो आप अगर बूंद बूंद पानी लेना चाह रहे हो तो बाल्टियों से जो आप निकाल रहे हो उसी पे थोड़ा फोकस कर लो, तो आपका कितना सारा पैसा बच सकता है। बिल्कुल सही बात है कि उससे ज़्यादा तो आप ब्याज कमा लेंगे जितना वो रिवार्ड देंगे आपको। हाँ। और दूसरा एक और चीज़ है, ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, ये उस चीज़ पे ज़्यादा मिलते हैं जो इमोशनल बाइंग होती है, जो इमोशंस के भाव में आके खरीदी जाती है। जैसे लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं, असली में उनकी प्राइस कुछ और होती है और वर्थ कुछ और होती है। प्राइस और वर्थ दोनों अलग अलग हैं। जैसे गोल्ड होता है ना 24 कैरेट वाला, उसका प्राइस और वर्थ ऑलमोस्ट पास पास होती है। लेकिन जैसे आप गाड़ी लेके आए हो, प्राइस तो है वो इतने 20-25 लाख की, लेकिन आप वर्थ तब पता लगती है जब आप उसको सेल करते हो, तो वो कम है। तो सेम इसी तरीके से जो ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों पे मिलते हैं जो एक क्रेविंग के कारण लोगों ने खरीदी है। एक तरीके से जैसे मैं लेटेस्ट गैजेट लूँगा तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करूँगा, तो उसकी ईगो के पोषण के लिए उसको वो चीज़ इस प्राइस पे दी जाती है। जैसे अगर पेन भी दिया जाता है ना कि यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेन, इट मीन्स यू आर नॉट
स्टैंड इन दैट क्लास। हाँ। तो आपको अगर उस क्लास में खड़ा होना है, मानना है, तो आपको वो 100 रुपये का पेन वो 1000 10,000 में लेना पड़ता है। क्या मज़ेदार बात है ना कि ये इतने चतुर होते हैं कि ये जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो आपसे खरीदवा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल ना पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं, आप अगर एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना तो उनकी तरफ से फ़ोन आएगा कि आप एक इसी पे एक और कार्ड ले लीजिए, उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आप हाँ करिए और हम आपके घर भेज देंगे ऐड ऑन करके। फिर फैमिली मेम्बर के लिए कार्ड ले लीजिए। फिर अगर आप किसी एक बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा वाला बैंक रहेगा कि नहीं आपको कुछ नहीं देने की ज़रूरत, आप जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना उसके बिहाफ पे हम आपके लिए कार्ड बना देंगे, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आजकल मेटल कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो ये क्या होता है कि शुरू में जब कार्ड मिलता है तो 50,000 लाख जैसा ही मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता कि सीधा 10-20 लाख का मिल जाए। तो वो 50,000 का वाला जो कार्ड देते हैं, कार्ड देने के बाद फिर वो पेमेंट का इसका सिस्टम देखते हैं कि ये किस तरीके से दे रहा है। अगर वो टाइम से दे रहा है तो उनको लग जाता है कि ये हमारे ट्रैप में नहीं आ रहा, क्योंकि 50,000 मैनेज करना इसके लिए बड़ा आसान काम है, क्योंकि ये थोड़ा वर्थ वाला आदमी है। तो इसको फंसाने के लिए क्या किया जाए, इसको एक बड़ा इसकी लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि जब इसको इमरजेंसी आए तो वो इमरजेंसी इस कार्ड से डील करेगा, और वो इमरजेंसी जब 45 दिन से ज़्यादा जाएगी तो इसको दिक्कत आएगी। अगर फिर भी 1-2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड उन्होंने बढ़ा दिया तो भी बात नहीं बन रही, तो उसको 5 लाख 7 लाख और ज़्यादा तक बढ़ाएंगे, ताकि हर एक आदमी की लिमिट होती है, किसी की सैकड़ों में होगी, हज़ारों में होगी, किसी की करोड़ों में होगी, कईयों की सैकड़ों करोड़ों में होगी। तो इसके अंदर जीरो का फ़र्क है। तो वो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि आप क्रेडिट पे डिपेंड रह जाएं। और क्रेडिट होता क्या है, आपने अपने आने वाले भविष्य की मेहनत को आज बेच दिया, क्योंकि भविष्य में भी आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन तब आपको मेहनत करने पे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको आप बेच के आज खा गए हो। बात तो सही है। तो इसीलिए इंसान को ऐसे लगता है, ये क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया कि एक इसमें फॉल्ट ही नज़र नहीं आता कि, लेकिन लोगों का सुकून तो भंग हो रहा है, क्योंकि उसको तारीख याद रखनी पड़ती है। और जो 45 दिन का भी टाइम दिया गया है उसके अंदर एक छुपी हुई चीज़ क्या है, अगर आपने नहीं भरा तो आपका वो 45 दिन का कोई वेव ऑफ नहीं होगा, वो आपको शुरू से देना पड़ेगा। हाँ। वो चाहते यही है कि वो कैसे भी एक दिन लेट हो। इसीलिए आपने एक चीज़ देखी हो कि जब भी उसका बिल आता है ना, उस बिल के अंदर जो मिनिमम पेमेंट है वो बड़ी दिखाते हैं, और जो फुल पेमेंट है वो बड़ी छोटी सी दिखाते हैं। हाँ। ताकि लोगों को लगे कि मुझे ये भरनी है। और एक सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि जब क्रेडिट कार्ड होता है ना इंसान पे, तो या किसी भी तरीके का कर्ज हुआ, तो उसको ना एक इल्यूजन यानी एक भ्रम क्रिएट हो जाता है अफोर्डेबिलिटी का, कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे कार भी खरीदेगा तो ईएमआई देखता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर रहा, वो बैंक दे रहा है, उसको लग रहा है कि ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर रहा। इसीलिए वो एक ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि इसका कार्ड दे दिया, ये तो समझदार होगा इंसान, हो सकता है ये 50,000 की डील को काम निपटा ले, अब इसकी वाइफ को भी दो, मदर को दो, बच्चों को दो, या जिसको भी दो, ताकि उनके ऊपर का कंट्रोल तो इसके पास नहीं होगा। क्या बात है, मतलब उनको पता है कि ये अनुशासित है। हाँ, ये हमारे ट्रैप में नहीं फंसा है। हाँ, इसकी बीवी को दे दो, हाँ, इसके बच्चे को दे दो, हाँ, इसकी माँ को दे दो। हाँ, क्योंकि ये उनको चाह के भी मना इसलिए नहीं कर पाएगा, ये शॉपिंग नहीं खरीदनी, क्योंकि उसको भी तो घर रोटी खानी है ना, उसको भी तो अपने समीकरण देखने हैं ना। तो इसीलिए कई बार गलत चीज़ों पे इसलिए वो उस इंसान को चुप रहना पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको मुद्दा बनाऊंगा तो सिस्टम बिगड़ता है। एक और भ्रम दूर करिए, लोग ये सोचते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड लिया है हमने तो हम ईएमआई पे चीज़ों को खरीद लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनवाना ठीक है, या उसके बदले में किसी चीज़ पे लोन ले लेना ज़्यादा है बेहतर है? क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड की हम ईएमआई बनवाते हैं तो एक तो वो फाइल चार्ज ले लेते हैं उसका, भाई आप ये ले रहे हो तो उस पर भी जीएसटी लगाते हैं, फिर जो हर महीने की किस्त होती है उस पर भी ब्याज लेते हैं वो। तो आपके लिहाज से दोनों में से क्या ठीक है? सबसे पहले जो ईएमआई बनवानी है ना, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएमआई, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ, उसको सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं बोलते? ईजी लगाना क्यों ज़रूरी हो गया उसके आगे? ताकि वहम क्रिएट किया जा सके। क्या बात है, इल्यूजन फिर क्रिएट किया हाँ, उन्होंने। कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट इजी है, जबकि मंथली इंस्टॉलमेंट इजी नहीं होती। कारण क्या होता है, जिस दिन आपके पास पैसे हैं, आप गाड़ी लेने चले गए और आप गाड़ी ले आए जितने भी पैसे हैं, और अगर आपने ईएमआई बनवा ली तो हो सकता है 3-4-5 साल जो आपने बनवाई उसमें कहीं ना कहीं लाइफ में अप डाउन आ जाए, और तब वो 20,000 रुपये की ईएमआई देनी भी आदमी को 2 लाख के बराबर लगती है, जब उसकी हालत ऐसी नहीं होती।
और कई बार 2 लाख भी उसके लिए 20,000 जैसे होते हैं। वो डिपेंड करता है उसकी स्थिति के हिसाब से। तो 5 साल में अप डाउन तो आएगा ही आएगा। एक जैसी लाइफ तो चलने से रही, कुछ ना कुछ तो लाइफ में, बच्चे, शादी, फंक्शन, कुछ ना कुछ, गाड़ी खरीदना, एक्सीडेंट, 19-21 हैपनिंग्स, बीमार, हॉस्पिटल, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोन या ईएमआई सिर्फ उस चीज़ के ऊपर लें जिसको खरीदा हो आपने, और उसका टाइम के साथ रेट बढ़ जाएगा। तो ईएमआई इंसान को लेनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर जिसको वो जब खरीद ले तो उसका रेट बाद में बढ़ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एक बार एक मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बोला जी हम लोन देते हैं, अगर आपको कार लोन चाहिए, गोल्ड लोन, सब चीज़ें दे देते, सब चीज़ों के तरीके लोन देते हैं। तो मैंने उससे बात करी कि अगर मैं कार लेना चाहूँ तो आप मुझे लोन दे देंगे? बोला हाँ जी आपको लोन दे देंगे। आप कितने की कार लेंगे? 90% ऐसे करके लोन दे देंगे। तो मैं बोला आप मुझे कार लोन दे रहे हैं ना कार खरीदने के लिए, आप मुझे गोल्ड लोन दे दें, मैं गोल्ड खरीदना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या बोला उसने? तो वो बोले नहीं, गोल्ड तो आप देंगे तो हम आपको कर्ज देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कार खरीदने के लिए जब आप मुझे लोन दे सकते हो, कार लोन हुआ, तो गोल्ड लोन में आप मुझे पैसे दो ना ताकि मैं गोल्ड खरीद सकूं। जो ये लोन मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर चीज़ें उस पर ज़्यादा आसानी से मिलती है, और लोग 90% लेते भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं जो डेप्रिशिएटिंग टॉयज़ होते हैं, यानी कि जिनकी टाइम के साथ वैल्यू गिरनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 20 लाख रुपए की कार ली, अगर वो ईएमआई बनवाएगा तो उसको 25-30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और जब उसकी ईएमआई पूरी होगी तो वो गाड़ी हो सकता है 7-8 लाख की रह जाए। तो जो 7-8 लाख की उसकी गाड़ी रह गई, उसके उसने 30 लाख रुपए दिए, जो कि हार्ड कैश में उसको 20 की मिल सकती थी। तो उस इंसान ने ये कर्ज लेना, कर्ज भी 2 तरीके का होता है, एक बड़ा अच्छा कर्ज होता है, एक बहुत खराब कर्ज होता है। एक खराब कर्ज, मैं ये बोलूँगा कर्ज वही लो जिसको कोई और पे करे। अगर आप खुद पे कर रहे हो तो वो बहुत दर्दनाक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शॉप ली, उसके ऊपर आपने लोन ले लिया, लेकिन आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसकी ईएमआई वो दे रहा है। बात तो सही है। हाँ, और लेकिन अगर आपने अपने के लिए कोई गाड़ी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीज़ें ईएमआई पे ले ली, तो वो तो आप लाख रुपए की चीज़ को 1.5 लाख का ले रहे हो। और जबकि जिस दिन ईएमआई खत्म हो जाएगी, हो सकता है वो आपकी चीज़ 30,000 की भी ना बिके। बात तो सही है। तो जो 30,000 की चीज़ जिस दिन वो रह गई, उस दिन उसके आपने 1.5 लाख रुपए यानी 5 गुना ज़्यादा दिए। इसीलिए लोग इस ट्रैप से निकल नहीं पाते, क्योंकि वो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, वो इमोशनल कैलकुलेशन करते हैं। मैथ लॉजिकल है, और वो मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। बात तो सही है। अच्छा, क्या मतलब इनकी साइकोलॉजी, इनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम होती होगी जो ह्यूमन के साइकोलॉजी पे रिसर्च करती होगी ना? देखो, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए सोच। हाँ। ये सिर्फ एक भावनाओं से खेलने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। अब देखो, 12% से ज़्यादा लोग जो क्रेडिट कार्ड के ऐसे डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं जो कुछ भी पेमेंट नहीं कर पाते, तो समझ लो बैंक को कितना बड़ा लॉस होता है, क्योंकि 12% लोग वापस नहीं पैसे दे पा रहे। लेकिन जो बाकी 88% लोग हैं, इसमें से भी 2-3% ऐसे लोग हैं जो बैंक के क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट ले लेते हैं। अच्छा। तो जो बाकी करीब 80% के आसपास लोग बचे हैं, 80, 82, 85, उन लोगों के दिमाग से खेल के वो इतना पैसा देते हैं ब्याज के तौर पे कि वो उन 12% के बिल्कुल भी ना दिए जाने को भी पूरा करते हैं, और जो बेनिफिट दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह, उसको भी उसी में से निकाल लेते हैं, और अपने बैंक की इनकम भी बहुत ज़्यादा उसी से करते हैं। और बैंकों की सबसे बड़े इनकम का सोर्स क्रेडिट कार्ड ही होता है, और दुनिया में इससे महंगा कर्ज आज तक नहीं बना जो क्रेडिट कार्ड का होता है। क्या मज़ेदार बात आपने कही। मज़ेदार बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि पहला पॉडकास्ट ऐसा है ना जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं सुनता जाऊँ, क्योंकि इससे बहुत नॉलेज मिल रही है, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ तो मैं भी करता हूँ। एक जो सबसे ज़बरदस्त बात मुझको याद आ रही थी कि कितने हमारे ये दर्शक होंगे जो आपको बताएंगे कि किसी ने 20,000 की मोबाइल ली होगी और 50,000 भरा होगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक लोन, मतलब जो बिज़नेस लोन है जो सरकार देती है, जिसमें सब्सिडी होता है, जो जेन्युइन लोन होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उस पर भी जब मैंने किया तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने लगभग 22,000 का फ़ोन ख़रीदा और 80,000 उसका पे किया, और अभी भी उसका लोन ख़त्म नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो कंपनियां हैं क्रेडिट कार्ड जो देती हैं, ये पैसा कैसे कमाती हैं, और जो हिडन इनका एजेंडा होता है वो कैसे हमारे ग्राहकों से छुप जाता है? क्योंकि वो तो हमको लगता है कि वो हमको सब बता रही हैं, लेकिन वो क्या होता है जो छिप जाता है जिससे वो पैसा कमाती है? जैसे आप कह रहे हैं कि बैंक सबसे ज़्यादा पैसा इसी से कमाता है। देखो, जो ये क्रेडिट कार्ड की बैंक होते हैं जो क्रेडिट कार्ड ये देते हैं,
इनको पता है कि जो ह्यूमन का फाइनेंशियल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है आज की तारीख में। कैसे बिगड़ गया है? क्योंकि लोगों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये चीज़ मुझे अभी चाहिए। अब जैसे आप एयरपोर्ट या कहीं पे जाओ तो आपको लेटेस्ट जो प्रो मैक्स फ़ोन होता है उसके एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग दिखेंगे। कभी वो 5 के भी, आईफोन 5 के भी दिखते थे, आज 16-17 के दिखेंगे, आगे जाके वो 27-28 प्रो मैक्स के भी दिखेंगे। उस टाइम पे जो आज लगे हुए 16-17 के प्रो मैक्स हैं, इनमें कोई सिम डालना भी पसंद नहीं करेगा आज के, जब 27 आ चुका होगा। जैसे आज 16 आ गया तो 6 में कोई नहीं डालता है। तो वो क्या करते हैं, एक चीज़ की हाइप बनाते हैं, हाइप बना के उसको इस पे करते हैं कि आपका जो स्टेटस है, आप रिच तब दिखोगे, होगे नहीं, दिखोगे। दिखने और होने में सारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तब दिखोगे जब आपके पास ये होगा। और क्रेडिट कार्ड क्योंकि इल्यूजन क्रिएट कर देता है, तो वो उस 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन को एकदम लेना चाहता है। और जबकि मैं आपको सही बात बताऊं, अगर वो वाकई ही उतनी वर्थ का होता तो वो मोबाइल धीरे धीरे या लैपटॉप धीरे धीरे महंगा होना चाहिए था टाइम के साथ, जबकि वो सस्ता होते जाता है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन वो सस्ता हो रहा है। तो लोग ये समझ नहीं रहे कि जब कोई चीज़ आती है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो 100 गुना से भी ज़्यादा महंगी होती है अपने प्राइस से। वो तो ये कंपनियां उस मॉडल को बंद कर देती है ताकि उनका स्टैंडर्ड गिरे नहीं। अदरवाइज तो वो 5-5, 4-4 हज़ार रुपये में फ़ोन पड़ता है। तो इसीलिए, और जो बताया जाता है ना कि रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप लॉन्च फ्री मिलेंगे, लॉन्च आपको डेबिट कार्ड पे भी मिलते हैं, आपको इंश्योरेंस मिलेगा 20 लाख का, बाय फ्लाइट 3 लाख 3 लाख का, वो डेबिट कार्ड में भी होते हैं। वो ये सारी चीज़ें उसमें भी होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ क्या होता है, जो 5% 4% जो आप ये चीज़ें खरीदते हो, जो घर की टीवी, फ्रिज, ये LCD, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जो दिखाया गया है आपको, वो होता है 5-4%, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता। उससे ज़्यादा तो आदमी इमोशनल बाइंग कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 100 रुपये की शॉपिंग करी तो उसके अंदर 2-3-4 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। तो समझ लो उसने लाइफ में इस कार्ड से 100 शॉपिंग करी हूँ, और 4 भी उसने अपने इमोशंस में आके करी हूँ गलत, जिनका यूज़ नहीं। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी खरीद लेते हैं ना, एक थॉट आना चाहिए आधी रात को, आप ऑनलाइन चीज़ है तो आप ले लोगे। तो 3-4 चीज़ें भी अगर उसने गलत खरीद ली तो उसके तो जितने रिवॉर्ड बनने थे जेन्युइनली, वो तो उसने उन चीज़ों में वेस्ट कर दिया ना। लेकिन उसको भ्रम हो जाता है कि मैंने इतने बचा लिए। अगर एक और भी मुझे सुनने में आया, किसी ने बोला कि मैंने क्रेडिट कार्ड से मैंने इतने पैसे कमाए। ये शब्द ही गलत है कि कमाए। अगर क्रेडिट कार्ड से कोई कमाता है तो वो उसको डेबिट में डाल के दिखाए कि कितने कमाए। ये बोल सकते हैं मैंने इतना बेनिफिट उठाया। हाँ, बहुत सही शब्द चुना। वो शब्द ही उन्होंने गलत लगाया है। और इसीलिए वीडियो भी यूट्यूब पे बहुत सारे बनते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाएं, और लोग भी सोचते हैं क्रेडिट कार्ड। मैं आज की तारीख में जगह जगह पे क्या लिखा देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से कैश में कन्वर्ट कराएं। तो जब क्रेडिट कार्ड से लोग कैश में कन्वर्ट कराते हैं, 1-2% वो चार्ज लेता है, और ज़्यादा है, ज़्यादा भी लेता होगा। और ATM से निकालो तो उसके अंदर वो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं करता, 10% करता होगा, 90% आपकी फालतू की चीज़ों को कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पेट्रोल आपका बेसिक नेसेसिटी में आता है, आप उस पर खर्चोगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1% देता है। इवन के सरचार्ज लग जाता है। हाँ, आप जो गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ है, LIC है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या कई बच्चों की स्कूल की फीस, या बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप इसका यूज़ करते हो तो यूटिलिटी चीज़ों, इन चीज़ों के ऊपर उल्टा चार्जेस लगता है। आपको ये UPI या कार्ड, डेबिट कार्ड से देनी पड़ती हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं ना, जैसे डाइन कर लिया, बाहर खाना पीना खा लिया, मूवीज़ देख ली, जिनकी वर्थ नहीं होती, प्राइस होता है, उन चीज़ों पे आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। और जिस आदमी को प्राइस और वर्थ के अंदर फ़र्क पता लग जाए, उसको इन पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं। जैसे एक ने बोला कि इससे ITC मौर्या या ताज के अंदर नाइट स्टे मिलता है, लेकिन उस इंसान को मिला एक दिन का नाइट स्टे, लेकिन आना जाना खाना पीना तो उसने खुद किया, और एक दिन और उसको रहना पड़ा, क्योंकि एक दिन के लिए कौन जाता है, तो पॉकेट में पैसे तो नहीं आए ना अल्टीमेटली उसके। बात तो सही है। फ्लाइट, एक ने बोला मैंने इतने पैसे बचाए, मेरी जो फ्लाइट थी वो इकोनॉमी से बिजनेस में हो गई। वो तब हो सकता है बचाए जब उसकी आदत हमेशा ही बिजनेस में चलने की थी और उसको इकोनॉमी के प्राइस पे बिजनेस क्लास मिल गई, तब उसके पैसे बचे। अगर उसने कभी जाना ही इकोनॉमिक बिजनेस में नहीं था और उसको इकोनॉमी के बजाय बिजनेस मिल गई, तो उसने वो उसमें पैसे बचाए नहीं है। अगर पैसे बचाए तो उसको निकाल के दिखाए ना अलग।
वो तो सिर्फ उसको एक तरीके का लाइफस्टाइल दिखाया गया कि कभी भगवान मेहरबानी करके अगर आपकी किस्मत खुल जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए, तो आप इसको कैसे वेस्ट कर सकते हो इकोनॉमी की बजाय बिजनेस क्लास में जाके। इसका मतलब मैं ये समझूं कि क्रेडिट कार्ड जो है मिडिल क्लास को कर्ज में फंसाने का एक सबसे बेहतरीन टूल है। बहुत बढ़िया बात, यही है ना? यही है। कि आप अगर ऐसे कर्जा नहीं लेना चाहते तो आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ किसी ने पूछी मेरे से कि लोन लेना तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे इकोनॉमी मूव करती है। अरे ये लाइन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि लोन हमने ही थोड़ी लेना है जब ही इकोनॉमी मूव करेगी, कोई और भी तो ले सकता है, हम देने वाले भी तो बन सकते हैं। मुथूट के ऊपर लोग लोन लेने जाते हैं, मुथूट एफडी भी तो करता है, आप उसको लोन दो ना मुथूट को। और रही बात ये लॉन्च की, लॉन्च तो डेबिट कार्ड से भी होता है, लेकिन ये शुरू में ना फुटफॉल के लिए दिया गया था। अब अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कर्टेल कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने अपने कमर्शियल जो वेबसाइट्स के फेसबुक या कई सोशल मीडिया पे एक्सपेंस करते हैं तो वो कार्ड का यूज़ करते हैं। शुरू में उसके अंदर उनको पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब वो चीज़ें भी धीरे धीरे कम कर दी गई हैं, और ज़्यादा जब क्रेडिट कार्ड कंपनी पता लगा लेती है इस चीज़ का तो वो कार्ड को ब्लॉक भी कर देती है। तो उनको ये पता है कि इंसान की जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए अब नहीं तो थोड़ी देर बाद ये इस ट्रैप में फंसेगा। वो बात अलग है, ये 50,000 में नहीं फंसता, ये 15-20 लाख रुपए वाले ट्रैप में फंसेगा। तो इसीलिए उनको ये पता है कि 5-4% लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। और अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी में बोलूँ कि कार्ड लेना चाहिए तो सिर्फ उस इंसान को लेना चाहिए जिसको ना तो कार्ड से पैसा चाहिए, उस पर उससे कई गुना पहले ही है, और ना ही कार्ड पे जो 25-30-45 दिन का टाइम है ना ही वो चाहिए। उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, जो उसने डेबिट से करनी थी सिर्फ वो क्रेडिट से करे। सिर्फ वो इंसान है जो फ़ायदा उठा पाएगा। अदरवाइज तो ये ट्रेडमिल है, जो 50,000 के लिए भाग रहा था, अब उन्होंने देखा इस पर तो ये थकता नहीं, तो स्पीड थोड़ी और बढ़ाई जाए। अब वो 15 की स्पीड पे भाग रहा है जो पहले 5 की स्पीड पे भाग रहा था। तो लोगों की सांस ही फूल रही है और उनको लग रहा है कि हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये घेरा आपका और थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि एक भी फाइनेंशियल स्टूपिडिटी हुई और आप इसमें फंसे। वो तो दिख गया ना, वो तो हमारी बातचीत में दिख गया कि भाई चलो ठीक है, तुम 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख तुम समय पे खर्च करते हो, समय पे पे करते हो, लेकिन जो एड ऑन कार्ड का लालच मिल गया, जो बीवी को दिला दिए, बच्चे को दिला दिए, उसको कहाँ से रोकोगे? उसका तो देना ही पड़ेगा आपको। वो तो आदमी को इस तरीके से बांध दिया, वो मेंटली, इमोशनली, सोशली और डोमेस्टिकली उसको बांध दिया। अब उसके अंदर तो वो खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, आपके उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात अटक गई है जो आपने कहा कि कर्ज लेने देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। चलिए मान लेते हैं कि देश का एक बड़ा हिस्सा कर्जदार हो गया, देश के अधिकतर लोग कर्जदार हो गए, तो आपकी नज़र में देश की इकोनॉमी से ज़्यादा लोगों के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या देश की इकोनॉमी और लोगों के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो क्या होता है, पहले जो लोग 50,000 कमा रहे थे उनके ऊपर कर्ज जो था वो कम था। हाँ। जब से उन्होंने 1.5-2 लाख कमाना शुरू किया है, ज़्यादा कमाना शुरू किया है, उन पे कर्ज भी बढ़ गया है। अच्छा। आप देखो 50,000 वाले पे कम कर्ज होता है, और कभी उसको ये लगता था 2 लाख रुपए आमदनी आना उसने सपनों में भी नहीं सोची होगी, आज है, लेकिन उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा कर्ज है। कारण क्या है, उस इंसान के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को डाइजेस्ट करने का मादा नहीं है। जैसे कई लोग सैलरी पे काम करते हैं, नौकरी है उनकी, मान लो वो 13, 14, 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल के सर्विस के सेक्टर में भी अगर आप 90% लोगों को देखोगे, उन्होंने 3 महीने की तनख्वाह भी अपने अकाउंट में इकट्ठी नहीं देखी। जबकि 15 साल से सर्विस कर रहे हैं तो 3 महीने की क्या तनख्वाह होती है? कुछ भी नहीं। लोगों का दर्द बोल रहे हैं आप, कितने लोग इस दर्द से पीड़ित होंगे। अगर 3 महीने उनको तनख्वाह ना मिले तो 15 साल से जो भी कुछ मिल रहा था वो सारी फील खत्म हो जाती है, उनको दिवालियापन जैसी महसूस आना शुरू हो जाता है अगर 3 महीने तनख्वाह ना मिले। तो कहने का मतलब उनको वो इंजन नहीं होता जिस पे गाड़ी जब चलती है अराउंड पर मिनट रेड लाइट रेड होता है, उस पर पूरी तेज भाग रही होती है, उससे तेज नहीं भाग सकती, भागेगी तो इंजन फटेगा। तो लोग इस क्रेडिट कर्ज में फंसने के कारण उस लाल लाइन के ऊपर भाग रहे हैं, इसीलिए उनकी सांस फूली जा रही है। वो दिखने में थोड़े रिच हो सकते हैं, लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ों दिखने से, लेकिन अंदर वो प्रोस्परस नहीं है। आपकी बात अगर पूरी हो गई तो एक सवाल बड़ा अच्छा आपके इसी से मेरे दिमाग में आया है। पूछिए। वो सवाल ये है ना कि हम लोगों को ही दोष देते जा रहे हैं। हाँ। कि मान लीजिए तो ह्यूमन स्वभाव है ना कि जितना है उससे ज़्यादा चाहिए। हमको मार्केट से सुविधा भी मिल रही है।
लेकिन जो भारत के लोगों की मानसिकता क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसको फाइनेंशियल टूल की बजाय लग्जरी में यूज़ करने की हो जाती है, वो उसके लिए सिर्फ लोग जिम्मेदार हैं या ये बाजार और बैंक का सिस्टम दोनों का एक मिला जुला गठजोड़ है कि भाई तू कार्ड दे, हम प्रमोट करेंगे, ये तो खरीदेंगे 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 तो मरेंगे भी, क्योंकि इनकी आदत ठीक नहीं है। आप क्या देखते हैं, ये बाजार और बैंक की मिली जुली भगत है जिससे आम आदमी मारा जा रहा है? क्योंकि आम आदमी का तो स्वभाव है, उसकी ज़रूरतें तो बढ़ेंगी। देखो, उनको ये पता है कि इतना बड़ा जाल फेंकेंगे तो कुछ तो मछलियाँ फंसेंगी। तो ये दोनों ये मिलके करते हैं ना? दोनों मिलके नहीं कर रहे, लेकिन दोनों के करने से ऐसे लग रहा है कि दोनों का वो सिंक्रोनाइजेशन बैठा हुआ है, जिससे वो बंदा फंस जाता है। मिलके भी कर रहे हैं। जैसे बजाज का कार्ड आता है, वो क्या करता है कि इक्विपमेंट वालों के साथ टाई अप कर लेता है। ये क्या करते हैं कि हमारे कार्ड से अगर कोई खरीदेगा तो हम आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, और लेकिन मार्केट में प्राइस ये रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये इनके ऐसे टाई अप होते हैं। अभी अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरे पास क्रेडिट कार्ड आता है पिनाकल इंडसइंड का, लिमिट भी बढ़ जाती है और उस पर कुछ सुविधाएं वो ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे बिजनेसमैन है तो हमें रोटेशन करना पड़ता है, तो हम उस कार्ड का उस तरह से यूज़ करते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उसके साथ ये बोला कि मैं आपको 15,000 का गिफ्ट वाउचर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये बड़ा कार्ड है तो आपके साथ फीस भी लगेगी। अब उन्होंने जो गिफ्ट वाउचर दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने क्यों ये सवाल किया था, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि गिफ्ट वाउचर का जितने लोग सुन रहे होंगे और उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, तो उनके पास जो आएगा ना, वो लिख देंगे कि आप डीजल से खरीद सकते हैं, आप मार्क स्पेंसर से खरीद सकते हैं, और जिन जिन रेस्टोरेंट का नाम देंगे वो मतलब आपका एक बार अगर आप जाओ तो 4-6 हज़ार 10,000 गवा करके आओगे। हाँ। इसलिए मैं पूछा था क्या इनकी कोई सांठ गांठ होती है, क्या होता है ये? नहीं, ये इनके टाई-अप्स होते हैं, और ये इनके टाई-अप्स दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि उसने जो 15,000 का दिया गिफ्ट वाउचर, वो 15,000 प्राइस है। हाँ। उसके बदले 15,000 प्राइस के बदले हो सकता है वो 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ देता हो। हाँ। जैसे मान लो 15,000 रुपये का खाना खाया, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट तो 2-3 हज़ार आएगी ना। हाँ। तो लेकिन उसको 15,000 दे दिया, इंसान को भी लगा कि मैं 15,000 का बेनिफिट ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप देखो, ये जो बड़ी बड़ी कितनी भी कंपनियां होती है ना, ये इतना प्राइस दिखाएंगे, उसमें इतना डिस्काउंट देंगी। वो डिस्काउंट का मतलब ये है कि जी आप चीज़ ये ले रहे हो और आपको इसमें पैसे बच रहे हैं, जबकि प्राइस यही है, तो वो डिस्काउंट का क्यों रोल है बीच में? तो इसीलिए इन कंपनियों ने आपस में ये कर रखा है कि 15,000 का भी अगर दिया गया तो उसको पता है ये 1,500 का ही है मेरी तरफ से, तो लेकिन आगे 15,000 दिखाया गया, और वो उस 15,000 को दिखा के वो फीस लेगा। इसकी थोड़ी फीस है क्योंकि इसके साथ 15,000 का गिफ्ट है, तो वो 1,500 रुपये आपसे ले लेगा, तो कोस्ट तो उसने अपने आप निकाल ही ली। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है हर चीज़ को लेके, कि उसकी पहले हाइप क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट होगी तो उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। जब प्राइस उसका बहुत ज़्यादा हाई डिसाइड हो गया तो फिर आदमी उसके ऊपर बार्गेनिंग नहीं करता। जैसे बड़े बड़े मॉल या बड़ी बड़ी जगह शॉपिंग या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ तो लाइक इट पैकेट और लाइक इट पैकेट, हाँ, तो ये वाला होता है। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर जो हम लोग की अब तक बातचीत हुई है, अगर इस तरह से आदमी क्रेडिट कार्ड यूज करता रहा तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो कभी आ ही नहीं पाएगी उसको। देखो, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती वही कार्ड लेता है। जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो सोचता है कि मैं डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ा लूँ, मैं अपनी पैसिव इनकम बढ़ा लूँ। क्रेडिट कार्ड को जो आदमी लेता है वो ये सोचता है कि इससे मैं रिवॉर्ड ले लूँगा, खर्चा तो करना है ही, तो कम से कम डेबिट के बजाय क्रेडिट से कर लूँ। लेकिन वो जो छोटा छोटा मिलता है ना, उस छोटे के चक्कर में वो एक भी बड़ी मिस्टेक करेगा ना, वो उसके सारे छोटे और बड़े निपट जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग सुनते देखे हैं कि जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जे पर्सनल लोन लेके चुकाए हैं। अरे बहुत लोग हैं वो इस क्रेडिट कार्ड का इस क्रेडिट कार्ड का बिल इस क्रेडिट कार्ड से भर दिए। हाँ। अब ये तो वो हो गया, ये फ्री हो गया, अब उनको लगा कि यार इसमें तो है, ये तो फ्री हो गया हमारा, इससे भी ले लिया। हाँ। अब इन दोनों का किससे चुकाएं? तो चलो एक और लोन ले लो। हाँ, तो ये क्या होता है, 45 दिन का टाइम मिल गया एक कार्ड के लिए, 45 दिन में उसकी समस्या सुलझी नहीं, तो उसने दूसरे कार्ड के 45 दिन यूज़ करने शुरू किए। वो अगर 35 साल का आदमी है और ये 45 दिन की उसको मजबूरियां पड़ रही हैं, अरे वो 35 साल के अंदर अपने 45 दिन का भी मार्जिन नहीं बना पा रहा। तो मतलब कम से कम वो 5-4 लाख रुपए का डेबिट कार्ड एक किनारे पे रख दे, जी मैं इसको क्रेडिट कार्ड समझ के करूंगा, जब भी इस्तेमाल करूंगा मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ। 35 साल में 5-7 लाख रुपए कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, अगर थोड़ी थोड़ी भी सेविंग करे तो। लेकिन लोग क्या है,
पॉकेट में पैसा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कई मैंने किसान भी ऐसे देखे हैं जिनकी ज़मीन हाई रेट पे बिक जाती है, तो वो कि चित्ते वाली गाड़ी लेनी है, छल्ले वाली गाड़ी लेनी है, वो पड़ोसी लेके आया था वो वाली लेनी है। अरे भाई, आज तो तुम ये ले रहे हो क्योंकि ज़मीन बिक गई इतनी महंगी, आगे आपके बच्चे क्या कैसे ले पाएंगे इसको? या आपके पूर्वज तो बेचारे साइकिल पे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि उनको पैसा, क्योंकि थोड़े पैसे थे तो वो ठीक चल रहे थे, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उनका नुकसान होता है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, एक काफ़ी फेमस केस हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए थे। आप ये बताओ, अगर उसने 7 करोड़ लोन पे लिए होते तो क्या आज उसका ब्याज चुका पाता? नहीं चुका पाता। उसके पास तो बिना लोन के पैसे थे, टैक्स कट के 4-5 लाख जितने भी आए होंगे, तो उससे 4-5 लाख भी सर्वाइव नहीं कर पाया, जो शायद उसके कई जन्म में कमा पाता इतने, सॉरी 4-5 करोड़ रुपए। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि वो 4-5 करोड़ रुपए वो शायद कई जन्म में कमाता। हाँ। आज उसको इसी में मिल गए तो उसने कुछ महीनों में, साल में ही उसको ज़ीरो कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को तलवार चलानी नहीं आती है, 2 धारी तलवार है, तो वो चलानी नहीं आती तो खुद तो चोट खाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि इससे हम फाइनेंशियल चीज़ को डील जीत जाएंगे, मैंने बुक पढ़ ली या यूट्यूब पे ये देख लिया। वो अंधे ही अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे जो मैक्सिमम वीडियोस बनती है ना, वो खुद क्रेडिट कार्ड वाले पैसा देकर बनवाते हैं। भाई एक मेरा पेड प्रमोशन करो कि अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे मेटल क्रेडिट कार्ड सबका आ रहा है, सारे लोगों का आ रहा है, तो आप इसको यूज़ करोगे तो ये फ़ायदा है, ये देखने में बड़ा अच्छा है, ये कहीं निकालोगे अच्छा है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रही है ना, कि एक बड़ा तबका तो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। अब जब ये लोग अगर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे ही ज़िंदगी बिताना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी को गिरवी रख दिया बिल्कुल नई एज में ही। तो जो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले लोग हैं, ये ज़िंदगी में कभी अमीर बन पाएंगे क्या? नहीं, ये कमाएंगे बैंक के लिए, ये कमाएंगे गाड़ी वालों के लिए। जैसे एक बंदे ने एक गाड़ी ली, वो उसका उस गाड़ी को लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा कि साडू पे और फलाने पे रिश्तेदारी में है तो मिनिमम इतनी लेनी बनती है, तो वो उसने अपनी रेंज से थोड़ी ज़्यादा ली। अब उसने वो जो ज़्यादा ली, तो जो ज़्यादा उसने पैसे दिए, तो वो गाड़ी उसके लिए थोड़ी काम कर रही है, वो गाड़ी के लिए काम कर रहा है। हाँ, सही है। मतलब कि उसने गाड़ी की कंपनी के लिए कमाई करी, जबकि उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। उसने बैंकों के लिए करी, क्योंकि ईएमआई उसने ऐसे ही बनवाई। तो इसमें मैं वो कहना चाहूँगा कि उसने नहीं गाड़ी खरीदी, क्योंकि गाड़ी की सफाई वो कर रहा है, गाड़ी को सर्विस वो करवा रहा है, गाड़ी की ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज पार्किंग या जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों के खर्चे वो उठा रहा है। और वो गाड़ी उसकी रिक्वायरमेंट उतनी बड़ी नहीं थी। अगर वो छोटी लेता अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से, तो समझ लो कि उसने गाड़ी रखी हुई है। अब तो गाड़ी ने उसको रखा हुआ है। बात तो सही है, क्योंकि वो भाग दौड़ जो कर रहा है, ईएमआई उसी की गाड़ी पे करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है ना। कितनी मज़ेदार बात है ना। आप सिर्फ फाइनेंस का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप तो लोगों को ये भी बता रहे हैं कि भाई एक जब पैसा तुम बड़ा करते हो तो कैसे कितनी तरह की लाइबिलिटी ओन करते हो तुम। ये अगर कोई देखेगा हमारा ये पॉडकास्ट तो उसको समझ में आए, जैसे मुझे खुद भी समझ में आ रहा है। भाई हम लोग तो इस तरह के लोग हैं जो हर जगह तमाम जगहों पे खर्च करते हैं, तमाम जगह से लेते हैं और देते हैं, क्योंकि आपका तो बिज़नेस है, आपको तो चलाना ही है। अब हमें समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ हमारे बटुए में छेद है, कहाँ कहाँ हमने छेद कर रखा है। तो आप बताओ ना कि फिर अगर जीवन में कर्ज की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना, बिना कर्ज के तो चीज़ें चलेंगी नहीं। तो आदमी कैसे कर्ज कैसे मैनेज करे, वो ज़रूरत तो पड़ेगी ना सबको। देखो, जो ये लाइन बोली है ना, कर्ज की ज़रूरत तो पड़ती ही है, हाँ, ये नरेटिव ऐसे बना दिया कि हर किसी को लगता है ये तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। हाँ, कर्ज की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आप देखो, आज से 50 साल, 20 साल, 30 साल पहले बाइक या कार लोन पे मिलती ही नहीं थी, काम चल रहे थे ना लोगों के। तो ये जो बना दिया ना कि क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, कर्ज के बिना काम चलता ही नहीं है, कर्ज की तो जरूरत पड़ती ही है, ये ऐसे बना दिया, इंसान को ये लगता है कि ये तो होना ही चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब ये चीज़ का नैरेटिव सारे समाज में फैल जाता है, तो लोग उसी हिसाब किताब से, जैसे बोलते हैं ना 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन लोग तो डाइवोर्स लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो 7 जन्मों का बंधन का जो नैरेटिव चलाया था उससे शादियां लंबी चल गई। अब जब वो 7 जन्मों का बंधन खत्म हो रहा है, बात जिक्र भी होना बंद हो गया, अब डिवोर्स केस ज़्यादा चल गए। तो ये भी एक तरीके का नैरेटिव है कि बिना कर्ज के काम कैसे चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बिना कर्ज के काम?
इंसान अपनी जो नीड्स हैं उन पे फोकस करे, वांट्स को थोड़ा सा दिन रोक ले और थोड़ी सी सेविंग कर ले, तो तभी तो वो कर्ज देने के लायक बन जाए। जो लोग कर्ज देते होंगे वो भी तो कुछ कहीं से मैनेज कर रहे हैं ना। जो लोग एफडीज करा रहे हैं तो इसका मतलब वो कर्ज दे रहे हैं। अगर कोई कर्ज ले रहा है तो कोई दे भी तो रहा है ना। तो अपने आप को देने वाली कैटेगरी में डाला जाए। अगर लेने वाले की कैटेगरी में डालेंगे तो समझ लो कि आप एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। क्या पते की बात की आपने कि आप कर्ज बैंक को दो और आप दे सकते हो। हाँ, आप उनको एफडी करके दे रहे हो या कोई भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इनकम से आप। अब मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल याद आया, लोग कई इस लोन को लेके ही बोलते हैं कि ये जो लोन लिया जाता है, बड़े बड़े अमीर लोग भी तो लोन लेते हैं, बड़े बड़े लोग भी तो तरक्की करने के, कौन नहीं लोन लेता, उनके ऊपर भी तो इतना कर्जा है। मैं इसमें फिर वही बात बोलना चाहूँगा कि ब्रूसली भी तो नॉन चेक चलाता है, वो भी तो 1 से 10 को पीट देता है। तो हम भी ब्रूसली की तरह नॉन चेक चलाएंगे तो 10 को पीट देंगे? नहीं। समुराई वाले भी तो एक तलवार से कितनों को कर देते हैं। क्या वो ट्रेनिंग आपके पास है? क्या आपको लोन के पैसे से इतना कमाना आता है कि आप उसका ब्याज भी दे पाएं और अपनी भी कमाई कर पाएं? बहुत 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो अपनी सेविंग से भी इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने एफडी से ज्यादा कमा लें। सेविंग अगर उनको अमाउंट दे दी जाए तो वो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपने पैसे को बढ़ा पाएं। और वो लोन वाले को कैसे बढ़ा पाएंगे? लोन का तो ऊपर उनको ब्याज भी देना है। आपने जो एग्जांपल दिया ना 7 फेरे वाली बात, नरेटिव वाली बात, उससे मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। अच्छी बात है कि हम लोग 90 के दशक वाले हैं। दिमाग में ये चल रहा था कि हमने तो वो दौर भी देखा है, 2000 के पहले वाला भी देखा है, और 2000 के बाद पूरी ज़िंदगी और पूरा जो टाइम है कैसे चेंज हुआ। तब मार्केट बहुत छोटा होते थे, रोड पे गाड़ियाँ कम होती थी, चीज़ें कम होती थी, लोग कम कर्ज लेते थे। अब लोगों ने कर्ज लेकर के समाज को भी डिस्टर्ब किया, अपनी लाइफ को तो हेल्प किया ही किया है, और इन्होंने बाज़ार को बढ़ा कर दिया। अगर लोग कर्ज नहीं लेते तो मुझे नहीं लगता कि आज बाज़ार इतना बड़ा होता। नहीं होता। आप जो अभी बात एफडी की कर रहे थे उस पर मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैं चाहूँगा कि इसको भी आप ही एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोगों का दिमाग थोड़ा खुलेगा। जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई कर्ज लेते हैं तो हम लगभग 36 से 46% ब्याज सालाना देते हैं। पेनल्टी से अलग? हाँ, पेनल्टी से अलग होती है। और वहीं जब हम एफडी करते हैं तो वही बैंक जिसके क्रेडिट कार्ड पे वो हमसे 36 से 46% लेता है प्लस पेनल्टी लेता है, वही बैंक हमको 6 से 7% एफडी पे देता है। हाँ। ये क्या साइकोलॉजी है? ये क्या गेम है? देखो, उनको ये पता है कि ये आदमी कमा नहीं सकता तो एफडी हमारे पास कर रहा है। अब इसके 5-7% हमने इसको देना है, लेकिन इससे हमने कैसे 45-46 कमाना है वो उनकी तरीका है क्रेडिट कार्ड से बांट के। और उसमें भी मैंने बताया कि 12% लोग पैसे वापस भी नहीं देंगे, तब भी वो इनका भी 6-7% निकालते हैं, अपने बैंकों की सैलरी भी निकालते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने खर्चे होते हैं उनको भी निकालते हैं, और उसमें से रिवॉर्ड्स भी देते हैं। क्योंकि उनको ये पता है कि लोगों की जो फाइनेंशियल आदतें हैं वो बहुत ख़राब है। जैसे अभी बात करी कि बिना कर्ज के काम नहीं चलता। अब पहले क्या होता था, एक टीवी होता था, पूरा गाँव देख रहा होता था। फिर एक टीवी होता था, घर के पूरे इकट्ठे देखते थे। अब हर रूम में अलग टीवी है। हाँ है। जबकि आज की तारीख में देखो कि लोग इतनी देर टीवी नहीं देखते जितनी देर मोबाइल देखते हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं टीवी की जगह, और टीवी कम देख रहे हैं। लेकिन हर कमरे में ये होना चाहिए, उसकी जगह होती है। पहले एक घर में फ़ोन होता था, अब चलो ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई, हर किसी के पास मोबाइल हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, हर बंदे के पास गाड़ी हो गई। उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, उससे भी बड़ी उसने गाड़ी ले रखी है। पहले सड़कें बड़ी ख़राब थी तो लोग 800 जैसी गाड़ी में भी तब तरपाल उतरती थी जब 4 लोग चलने के लिए तैयार होते थे। हाँ। लेकिन आज की तारीख में गाड़ियों पे तरपाल चढ़ती नहीं, क्योंकि हर एक गाड़ी के अंदर हर रोज़ मूवमेंट होती है और एक ही आदमी चल रहा होता है, बाकी 3 सीटें खाली होती हैं। तो क्या हो गया, जबकि सड़कें इतनी ख़राब थी कि वो बड़ी आज उस गाड़ी को चलाना बड़ा ये लगता है यार अनसेफ है, और पहले तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो लग्जरी की आदत लग जाती है ना, उस लग्जरी को वो नेसेसिटी समझते हैं। उस नेसेसिटी, जो लग्जरी को जो लोग नेसेसिटी का नाम दे देते हैं ना, और नेसेसिटी तो पूरी करनी पड़ेगी, नेसेसिटी तो पूरी करनी पड़ती है ना, और लग्जरी को नेसेसिटी का नाम दे दिया। जैसे किसी ने बोल दिया यार जैगुआर तो लेनी पड़ेगी, जैगुआर नेसेसिटी में आती है, पहले वो लग्जरी में आती थी, अब उसको नेसेसिटी का दे दिया। तो ये तो खाने जैसी बात कर दिया, दोपहर का तो खाना खाना ही पड़ेगा, आज का तो खाना खाना पड़ेगा। पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू देख रहा था। पंकज त्रिपाठी ने कहा, वो अधिकतर फॉर्च्यूनर चलते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे
मर्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हाँ। लेकिन मुझे महफिलों में जाना पड़ता है, इसलिए मुझे मर्सिडीज़ लेनी पड़ी। हाँ, तो इसीलिए मैं वैसे ये बोलूँगा कि आप रिच दिखने की बजाय रिच होना शुरू कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। रिच होने में क्या है कि जिस भी गाड़ी से वो चलते हैं, चलो मर्सिडीज़ या ये जो भी उसमें चलते हैं, तो आपके बैंक के खाते में पैसे होते हैं ना, और आप पे प्रॉपर्टी होती है, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। जैसे अंबानी आदि शर्ट की बाजू की शर्ट में चलते हैं, अगर उनको बोले यार इस पे तो पूरी शर्ट के पैसे भी नहीं है, तो बोले यार उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको आएगा तरस आएगा, बेचारा अखबार नहीं पढ़ता होगा। तो क्या होता है, जब आप अंदर से खोखले नहीं होते तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले अपने अंदर का खोखलापन भरना होता है। लोग, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो मिडिल क्लास आदमी है ना, लोअर मिडिल, वो गरीब ना दिखे, इसके लिए वो जो खर्चा करता है, इस कारण से वो परमानेंट गरीब रहता है। आपको एक चीज़ नहीं लगता कि सरकार और आरबीआई ये दोनों जानबूझ के, या देश की इकोनॉमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो वहीं जाता है, जानबूझ के लोगों को इनकरेज करती ईएमआई और कर्ज पे चीज़ों को लेने के लिए? देखो, नो डाउट ईएमआई से क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन बढ़ता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी कर सकता है आदमी, तो इससे एक मोमेंटम तो मिलता है। लेकिन ये जो मोमेंटम मिलता है, इसके अंदर आदमी ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो महीने 6 महीने के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकता है, तो वो एक प्रेशर में करता रहता है। तो इससे आउटपुट तो ज़्यादा आता है, चीज़ें तो घिसती हैं आदमी की। आप देखो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये इतनी सारी चीज़ें ये पहले इतनी नहीं थी, जबकि पहले इतने सुख भी नहीं थे, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। बात तो सही है। आज इतने ज़्यादा सुख सुविधाएं हो गई, लेकिन ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर इस तरीके का एक प्रेशर है। जैसे देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग पे, हाथों में, पैरों में इकोनॉमिक की वर्चुअल बेड़ियां हैं। मतलब बेड़ियां हैं जो कि उसके ऊपर कर्ज देने की, तो उस चीज़ से मुक्त होने के लिए वो भागता है। लेकिन उसकी साइकोलॉजी भी बेचारे की ऐसी हो गई कि मेरे कई जानकार हैं, अच्छी लंबी बड़ी गाड़ियां हैं, तो जब उनकी गाड़ी की ईएमआई ख़त्म होने को होती है ना, तो वो दूसरी गाड़ी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यार इसकी तो ईएमआई पूरी होगी तो दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि वो उसी स्टेज के ऊपर रहने में आदत पड़ गई है उनको। तो जो खर्चा अभी वो रोक सकते थे, वो उसको पोस्टपोन कर सकते थे। मैं देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनको कर्ज, ऐसी लाइबिलिटी लेने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जो सपने आदमी के पूरे करने चाहिए, हेलीकॉप्टर के हैं, चॉपर के हैं, गोल्फ ग्राउंड अपने बनाने के हैं, ट्रंप जैसे जो अपने जहाँ जाते हैं खेलते हैं, सब चीज़ों के आदमी के सपने, जितने भी उसके सपने हैं, वो पूरे करने चाहिए। लेकिन उनको मैनेज करे कि मैंने इनको अफोर्ड किस तरीके से करना है, उनको कर्ज पे लेके ना करे। अगर कोई इंसान किसी लाख रुपए पर नाइट के होटल में जाके खाना खा रहा है, स्टे कर रहा है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है और उसको वहाँ पे जाके टेस्ट भी नहीं पता लगेगा, उसको तो ये चिंता आएगी ना कि मुझे इस लाख रुपए के लिए कितनी ज़िंदगी बेचनी पड़ेगी, 1-2-4 महीने जो भी बचाने के लिए। तो ये जो इकोनॉमी है, इसको मूवमेंट तो मिलता है, लोग काम भी करते हैं, आंकड़ों में जीडीपी में प्रोग्रेस भी होती है, लेकिन जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है ना, वो डिस्टर्ब होता है। जो लोगों का सुकून है ना, वो भंग होता है। बहुत से लोग आप ऐसे जानते होंगे जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस काम को कर रहे हैं, उस नौकरी को, जिससे वो नफरत करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमा भी नहीं रहे ज़्यादा, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है जिससे वो नफरत करते हैं। एक बात बताइए इसी बात पे कि जब लोग सारे संसाधन आपके पास लोग आते हैं, मैं उससे चाहूँगा कि आप केस हिस्ट्री उठाएं कि आपके पास लोग आते हैं, उन्होंने ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के सामान ढेर सारा खरीद लिया। आज जिस तरह की भागम भाग की ज़िंदगी है, जैसा आप बता रहे थे कि आज सारे संसाधन है, उसके बाद भी लोग सुकून में नहीं है, कितने % लोग, और मैं चाहूँगा जो देख रहे हैं वो भी ये बताएं कि जो सामान कर्ज पे लिए हैं उसका उपयोग कर पाते हैं जीवन में? देखो आजकल ना कॉमन सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, गाड़ी में सनरूफ आता है। तो सनरूफ एक्चुअली ये बना था यूरोपियन कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज कम आती थी, इंडिया के अंदर तो ठीक आती है गर्मी। तो ये सनरूफ एक स्टाइल हो गया कि गर्दन बाहर निकलेगी, पहाड़ों पे चलेंगे, घूमेंगे, और लोग इस तरीके के फीचर की गाड़ी ले लेते हैं, इसमें ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आप खुद भी ये देखना कि 70% से ज़्यादा फीचर आपने पहले 1 साल के इंश्योरेंस ख़त्म होने के बाद यूज़ ही नहीं किए हैं।
मैंने आज तक अपना सनरूफ नहीं यूज किया। हाँ, 1 साल भी मैंने इज्जत दे दी, असलियत में 1 साल भी नहीं ताकि अपने आप को आप एक्सेप्शन से बाहर निकाल सको। लेकिन ये यूज़ ही नहीं होते। जो कार की सीट हो गई ऊपर नीचे मोटराइज्ड हो रही है, तो वो एक बार जो सेट हो गई, आप उसको मैनुअल करो, मोटर से कर लो। लेकिन उस दिन के लिए वो ऐसा लगता है कि इसमें इतने फीचर्स हैं। और मैंने एक चीज़ और भी देखी, जो गाड़ी बेस मॉडल होती है ना और जो टॉप मॉडल होती है, उसमें 1.5 से 1.25 गुना का फ़र्क होता है प्राइस में। अगर आप उनको तोल के देखोगे तो शायद 10 किलो का ही वेट निकलेगा, कि यानी 10 किलो के जो उसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वही फीचर है। मतलब हो सकता है, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं लेनी चाहिए, लेनी तो चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे फीचर ईएमआई पे ले रहे हो, उससे अच्छा ये है कि इन फीचर का अभी त्याग कर दो। हम लेने ना लेने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बस ये बात कर उसका रहे हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं। हाँ, कि हम जो आपने बताया ना कि ये एसेसरीज मिल जाती है, ये 1-2 टेक्निकल पार्ट ज़्यादा मिल जाते हैं, इसके लिए आप किसी भी मॉडल में 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक गाड़ी आई, अब उसके 7 मॉडल निकाले हैं उन्होंने। अब 7 मॉडल का एक बेस मॉडल है, इसमें जाएंगे तो आपको इंटीरियर ऐसा मिल जाएगा, इसमें जाएंगे साउंड सिस्टम मिल जाएगा, इस पर एलॉय व्हील मिल जाएगी, इस पर क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, इस पर एडास मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मतलब गाड़ी सेम, बाहर से स्ट्रक्चर सेम, अंदर से स्ट्रक्चर सेम, बस उसमें चीज़ों को लगा के उन्होंने उसको 6 से 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये महंगा बना दिया है। और हम फिर मैं इन लोगों को भी सबको ये कहना चाहूँगा कि हम और आप बैठ करके किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम तो बस ये बता रहे हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास आदमी मार्केट के ट्रैप में फंसा हुआ है और उस बेचारे को जानकारी भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी चीज़ें हम लेते हैं हम यूज़ नहीं करते। मैंने खुद अपनी गाड़ी में यूज़ नहीं किया। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, गाड़ी के ऊपर याद आया कि मेरी जानकारी में एक ऐसा केस आया। तो वो गाड़ी लेने के लिए गया, तो उसने अपनी पुरानी गाड़ी के एक्सचेंज में दूसरी ली, तो उन्होंने बोला ये टॉप मॉडल ले लो, और ये 1 साल पुराना है, मतलब कि जनवरी के अंदर, वो दिसंबर में एक था, तो ये सस्ता पड़ जाएगा। तो टॉप मॉडल, एक तो टॉप जो मॉडल होता है ना, वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं टॉप वाली में बैठा हूँ, ठीक है, तो उसको वो टॉप मॉडल दिया गया। तो उसने अपनी गाड़ी भी दी एक्सचेंज के लिए। तो साथ में उन्होंने क्या ऑफर दिया कि अगर आप, इसका प्राइस इतना है लेकिन हम आपको इतने कम में डिस्काउंट में दे देंगे, अगर आप ये अपनी पुरानी गाड़ी भी दे देते हो, इसका हम इतना प्राइस काट लेंगे, और हम आपको उल्टा पैसे भी दे देंगे अगर आप गाड़ी लेते हो, क्योंकि हम आपका जो फाइनेंस है वो 20 लाख पे करेंगे और गाड़ी हम आपको 18 में देंगे, तो आपका 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आपको उल्टा हम पैसे भी देंगे। तो इस चक्कर, अब उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो इस चक्कर में वो टॉप तक जाएगा, अदरवाइज वो बेस तक जा सकता था। और उसकी आरसी भी बनवा के देते हैं, क्योंकि आरसी भी एजेंसी को बनानी होती है। तो वो उस मूवमेंट पे ले लेता है कि उस मूवमेंट में उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन उस मूवमेंट के बाद जब वो उसकी ईएमआई दे रहा होता है ना, तब उसको भारी लगता है कि ये मैंने जो उस टाइम पे कैश लिया था। और उस टाइम पे उसको ऐसा फील भी कराया जाता है, आप बहुत सरकारी एम्प्लॉई हो और आप बाकियों को तो 5 साल के लिए देते हैं, हम आपको 7 साल के लिए देंगे, क्योंकि उसको ये पता है कि सरकारी आदमी से 7 साल लेने ज़्यादा आसान है। और 7 साल में वो 2 साल एक्स्ट्रा जो उसका पैसा नहीं जोड़ा, वो हाँ, उससे 7 साल तक ज़्यादा ब्याज लेंगे। और कई प्राइवेट बैंक को अगर आप बोलो ना, गाड़ी लेने के बाद 3रे महीने में, 4थे महीने में या कभी भी, कि जी मैं सारे पैसे देना चाहता हूँ, वो सारे पैसे जल्दी देने का चार्ज लगाएंगे। क्रेडिट कार्ड खुद करता है ऐसा, हाँ, कि आप जल्दी क्यों दे रहे हो, हमने तो आपसे इतने पैसे एज ए जुर्माना या एज ए इंटरेस्ट हमने वसूल करने का सोचा था, आप सारे ही पैसे भी दे दोगे तो हमारे पास, हम तो कमा नहीं पाए आपसे, तो इसीलिए हम आपसे इस चीज़ के नाम का सरचार्ज लेंगे कि आप जल्दी क्लोजिंग करा रहे हो अपने लोन की। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला भी सेम इसी तरीके का सिस्टम होता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आदमी के साथ क्या हुआ कि उसका 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल था और मिनिमम बिल उसका कुछ 40,000 था, तो उसने 3,90,000 अकाउंट में डाल दिए। तो 390 डाल दिए, वो पूरे नहीं डाले फुल पेमेंट में, कुछ 5-4 हज़ार की कसर रह गई। तो जो अगले महीने ब्याज पूरे उस पर जुड़ के आया। अच्छा। वो बोले कि हम आपका अगर पूरा करते तो हम पूरा मानते, अगर आपने 1 रुपया भी छोड़ दिया तो हम मिनिमम अमाउंट को ही कंसिडर करेंगे, जो आपने ये फालतू पैसा डाला है हम इसको उसमें से नहीं काटेंगे। ये पता ही नहीं है क्रेडिट कार्ड के कस्टमरों को। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि चलो मिनिमम हमारा 3,000 आया है, हम 6,000 डाल देते हैं, कम से कम कुछ तो माइनस हो जाएगा। आप 60,000 भी डालोगे, हाँ, तो भी अगर फुल पेमेंट से 1 पैसा भी कम हुआ तो वो सारे के ऊपर ब्याज लगेगा और वो उसको मिनिमम पेमेंट कंसिडर करेगा बस। अच्छा, एक बात और बता दो आप, अगर कोई 10 साल तक मिनिमम पेमेंट डालता है, अपना केवल मिनिमम पेमेंट डाल के उसको ले चल रहा है, थोड़ा बहुत डाल दे रहा है, तो लगभग कितने गुना वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर देगा? अगर मिनिमम पेमेंट 10 साल तक डाल रहा है
तो देखो उसके अंदर तो उसके वो तो ब्याज ही ब्याज भर रहा है, उसका मूल तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, इधर से मूल भी बढ़ता रहेगा और मतलब ब्याज बढ़ता ही रहेगा उसका। वो उसका प्रिंसिपल तो कभी जाएगा नहीं, तो लाइफ टाइम ऐसे तो कितने जन्म ले ले वो मिनिमम भरता रहे तो वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। वो तो कितने भी जन्म लेके भी ख़त्म नहीं होगा, मिनिमम जो अमाउंट होती है अगर उसी को भरता रहे तो किसी जन्म में ख़त्म नहीं होगा। मुझे पता है हंसी क्यों आई। हाँ मैं तो यूपी से आता हूँ, आप हरियाणा से हैं। आपके यहाँ भी शायद ऐसा होता होगा कि जब पहले कोई साहूकार लोन देता था और चक्रवृद्धि ब्याज लेता था तो लोग कोसते थे कि तुम्हारी खानदान मर जाएगी। जो आपने कहा ना कि वो सूद लेता रहता था, मूल पड़ा रहता था, वो सालों साल खाता रहता था उससे। सूद से खा रहा है, मूल पड़ा हुआ है, लोग कोसते थे, उसके लिए बड़ी बद्दुआएं देते थे। इन बैंक वालों को, इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि भाई यही काम तो हम बैंक के साथ भी कर रहे हैं, वो भी तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है और इसी तरह का सूद दे रहा है हमको, इसी तरह का मूल ले रहा है हमसे। बस दरअसल पता क्या होता है, वहाँ पर वो बैंक में से लोन लेने जाता था, हाँ। यहाँ पर बैंक उसको एक सम्मान के तौर से, एक आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने के हिसाब से बड़े चुनिंदा लोगों को ये ऑफर हुआ है, इसीलिए ये आपको ऑफर हुआ है इस बैंक सम्मान कार्ड बड़ी में। और ये गजब हाँ, की चीज है। देखो बकरीद पे सम्मान मिलता तो है ही, बली। बली। हाँ, तो इसीलिए इसके अंदर भी यही इस तरीके का होता है। जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये इस टॉपिक से रेजोनेट करेगा। जब रिटायरमेंट होती है ना, उसको बड़े सम्मान के साथ भेजा जाता है और उसका पूरा फंक्शन करा जाता है, उसके बारे में अच्छी बातें करी जाती है। अगर उसके पास ऑप्शन हो ना कि इसको 2-4 साल बढ़ाया जा सके, तो वो रिटायरमेंट वाला सम्मान नहीं लेना चाहेगा, वो बढ़ाना चाहेगा। जबकि वो चीज़ चाह नहीं रहा कि मुझे रिटायरमेंट मिले, और उसको धक्के से सम्मान दिया जा रहा है। क्यों धक्के से सम्मान दिया जा रहा है? कि ये जो बैड फील आ रही है ना, इसको दबाया जा सके, कि सम्मान के तौर पे अब इसको रिटायर किया जा सके, जबकि उसकी इच्छा है ही नहीं। उसकी इच्छा तो है ही नहीं ना। अब जैसे गाड़ी लेते हैं, गाड़ी सेलिब्रेशन ये वो सब चलता है, पार्टी या जो भी मिठाई सब बंटता है, होता ही है गाड़ी पे। और गाड़ी आई है, किसी ने प्लॉट लिया है तो मैंने केक कटते ही नहीं देखे, जबकि कमाई होती है उसमें। बिल्कुल सही बात है। वो इन्वेस्टमेंट भी हो गई, वो तो आज लो अगले महीने बढ़ जाएगा वो। हाँ, लेकिन उस पर कभी केक नहीं कट रहे हैं, उस पर सेलिब्रेशन नहीं हो रही। क्योंकि जो खराब चीज़ होती है ना, उसको ढकने के लिए बड़ा अच्छा कवर किया जाता है कि भाई तू रिटायर हो रहा है या तेरी ये पार्टी चल रही है या जो भी चीज़ है। तो कई बार बहुत ज़्यादा खर्चा शादियों पे भी इसीलिए किया जाता है कि इसको शानदार बनाया जाए। जबकि मैं बोलूँगा कि शादी के 5 साल की जब एनिवर्सरी हो जाए ना, तो जो खर्चा उस दिन किया था उसका 5% ही कर लो। पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हाँ, तो तब तो कर लिया 50 लाख। हर साल अब नहीं कर रहे हैं 5 लाख रुपए भी एनिवर्सरी पे। हर साल बीवी की यही शिकायत होती है कि प्यार घटता जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए जो भी चीज़ को आप उसको खराब चीज़ को कवर करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे कवर से करते हो। एक पुष्पक मूवी आई थी, मोक मतलब वो बोलता नहीं था उसमें, जो भी एक्टर था। हाँ, पुष्पक, उसमें कोई भी नहीं कैरेक्टर बोलता था। तो वो बड़ी अच्छी चीज़, मतलब अच्छे तरीके से वो पैकिंग करके बॉक्स को रख जाता था। जिन्होंने मूवी देखी होगी तो वो समझते हैं कि उस बॉक्स में होता क्या था। तो कहने का मतलब कई बार चीज़ों को ढकने के लिए उस पर बड़ा ज़्यादा अच्छा कवर लगाया जाता है ताकि उस चीज़ की खराबियत नज़र ना आए। आपकी ना ये सारी बातें सुन करके मुझको, आप बताइए कि मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ। मुझको ये लग रहा है कि जानबूझ करके हिंदुस्तान के लोगों के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी न दी जाए या न दी गई, तो ये एक साजिश के तहत रहा। अगर ये साजिश ना होती तो बहुत लोग इस दुनिया में अमीर नहीं होते, इस देश में अमीर नहीं होते, तमाम बड़े लोग बड़े नहीं होते, अगर हर आदमी फाइनेंशियली साक्षर हो जाता तो। देखो, जो कई बार ना लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार की इस पॉलिसी के कारण हम गरीब हैं या हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा इंदिरा गांधी ने एक स्कीम चलाई थी 5 साल की, पंचवर्षीय, गरीबी हटाओ। वो कब चलाई थी? आज तक गरीबी नहीं हट रही, बढ़ गई। हाँ, बढ़ रही। वैसे बात अलग है, गरीब आदमी का भी लाइफस्टाइल बहुत ऊपर हो गया, लेकिन वो गरीबी नहीं हटेगी। कारण क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि कभी भी पैसे देने से गरीबी हटती नहीं। जो गरीबी हटती है वो फाइनेंशियल लिटरेसी को इंसान जब सबकॉन्शियस लेवल पे सीखता है, इमोशनल लेवल पे सीखता है, सिर्फ तब वो गरीबी हट सकती है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। जो नैरेटिव्स बाजार में चल रहे हैं, ये जो मार्केट चला रही है, या जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, या इन सब चीज़ों में, ये जैसे शादी के लिए ना एक कंपनी आती है, वो पहले ना दूल्हा, कभी कभी कोई दूल्हा होता था जो कोट पैंट पहनता था। अब
दूल्हा कोट पैंट नहीं पहनता, अब तो जो सरवाले होते हैं ना, उनके लिए भी बोलते हैं अगर कोट पैंट पहन के आगे, अरे आप तैयार नहीं हो गए आए। हाँ 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 हाँ, भाई शेरवानी नहीं पहना आपने। हाँ, और वो भी शेरवानी भी किस ब्रांड का लिया हाँ आपने? हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज क्रिएटिंग ए नीड एंड देन फुलफिल इट। हाँ मतलब उस कंपनी ने क्या किया, पहले उस नीड को क्रिएट किया, हाँ। नैरेटिव्स फैलाए कि आप तैयार नहीं होके आए। हाँ। अब तैयार कैसे हो गए? हमारे से ही लोगे तो। ओह। तो पहले अगर वो शुरू में यही चीज बना देते, कौन लेता? हम्म तो पहले उस नीड को क्रिएट करते हैं, जो नीड होती नहीं या वांट्स को क्रिएट किया जाता है, फिर उसको फुलफिल किया जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी ये सब इस तरीके के काम करती हैं। और जो लोग फाइनेंशियल, पहले क्या होता था, खर्चे करने के रास्ते बड़े कम थे। एक मेरे एक अंकल जी से थे, उनसे बात हो रही थी, वो बोले आज की जनरेशन तो कुछ बचा नहीं पाती, हम इतने में इतने बचा लेते थे, ये कर लेते थे। तो मैंने उनको वैसे बोला, जी आप बचा लेते थे बड़ी अच्छी बात है, पर आप मुझे ये बताओ तब आपके बच्चों के ट्यूशन पे कितने खर्चे थे? बोले ट्यूशन थी नहीं। मगर कौन से फीस कितनी ज़्यादा थी, कैसे बजट बनाते थे? बोले फीस ही ना बराबर होती थी। मैं फिर आपका वाईफाई का क्या बिल आता था? वो भी नहीं आता था। मैं आपका लैपटॉप कितने का था? बोले वाईफाई नहीं था तो लैपटॉप का क्या रोल था? मैं आपका टोल कितना लगता था? बोले टोल तो तब लगता गाड़ी होती तो। मैं फिर आपका फ्यूल लगता होगा, इंश्योरेंस कुछ तो लगता होगा। बोले गाड़ी ही नहीं थी तो सब चीज़ें कुछ में लगती नहीं थी। मैं चलो आप किस मॉल से आप कपड़े ब्रांडेड पहनते थे, किस ब्रांड के? बोला ब्रांड थे ही नहीं। फिर बोला पूछा आप हफ्ते में कितनी बार बाहर खाने जाते थे? बोला बाहर खाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मगर फिर आप पैसे किस चीज़ पे खर्चते? आप बोल रहे हैं कि हम इतनी सेविंग कर लेते थे। अरे आप ब्रांड कपड़े लेने जाते वो नहीं मिलता, आप लैपटॉप लेने जाते वो नहीं मिलता, आप कुछ भी लेने जाते वो जो चीज़ें थी नहीं, तो आपके पैसे खर्चे होंगे कैसे? जैसे सर्वेश जी, मैं आपको बोलूँ कि 10,000 रुपये मैंने आपको दे दिए, आप मेरे हिसाब से चलोगे ना, सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे। आपको इनको बस खर्च नहीं करना है। आप खर्च नहीं करोगे तो कितने जन्मों पड़े रहे? तो वो पहले ये हालात थे। अब क्या हो गया कि इन चीज़ों को इस तरीके का नीड बना दिया गया कि हर इंसान को ऐसे लगने लगा, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा डेवलप हो गया। हर कमरे पे अपना टीवी हो गया, हर बंदे की अपनी गाड़ी हो गई। पहले बड़े के छोटे कपड़े इस तरीके से होते थे, आज उस तरीके का पैटर्न नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो नई चीज़ें आ रही हैं, ये लाइबिलिटीज़ जो आ रही हैं, मैं इनको दूर करने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इनको अफोर्ड करने के लिए आप मैनेज करो। जब आप मैनेज करोगे, ये आपके लिए 6-6 हज़ार करोड़ की शादी भी ऐसे लगेंगी जैसे 25 पैसे खर्चे। वही तो है, सिखाए कौन? आज आपने हमारी बात हो रही तो जाने कितने लोग अपनी आदतों को बदल लेंगे। एक चीज़ और भी, मैं एक चीज़ और मुझे अभी ध्यान आई, पहले आपने देखा था एक एक बेडरूम के घर होते थे, लेकिन 7-7 8-8 10-10 बच्चे होते थे। आज 7-7 8-8 बेडरूम के घर है ना, तो बच्चा एक ही हो रहा है। क्या बात, लाइफ के ना आपके जो एग्जाम्पल है ना बड़े गजब के हैं, इसीलिए मैं सुनना ही चाहता हूँ। बताइए आप। तो इसी तरीके से जिन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं सीखी वो घटते चले जा रहे हैं। और नैरेटिव्स के ऊपर विश्वास करना सबसे खराब चीज़ है। आदमी को, हर एक आदमी की परिस्थिति अपनी अलग होती है। वो बोलते हैं ना कि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है और मैं भीड़ से आगे निकलूंगा। अरे ट्रेंड का मतलब तो यही है ना कि भीड़ कहाँ जा रही है, आप उसके पीछे चल रहे हो, तो भीड़ से आगे कैसे निकलोगे ट्रेंड को फॉलो करते हुए? हाँ, बात तो सही है। ट्रेंड तो तभी बनता है ना जब उसको भीड़ पकड़ती है, और आप सोच रहे हो उसी ट्रेंड को फॉलो करके भीड़ के पीछे भाग के भीड़ से आगे निकल जाऊंगा। तो इसीलिए इन नैरेटिव से इंसान को सोच के चलना चाहिए कि क्या ये नैरेटिव मेरी सिचुएशन में सूट करता है कि नहीं करता है। पहले आप देखो, जिनके घर में 7-7 8-8 10-10 12-12 बच्चे भी होते थे, आप उनसे पूछो हनीमून मनाने के लिए आप किन किन डेस्टिनेशन पे गए, वो कभी गए कहीं गए ही नहीं, उनको हनीमून का मतलब नहीं पता था। आज नए कपल को पूछो कि आप पिछले 5 साल में कितनी जगह गए, हो सकता है वो 25 जगह गए हों, और बच्चे कितने हैं तो उस हिसाब से कितने होने चाहिए, उनके 25 तो है नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लोगों का जो पैटर्न बदल गया है, वो उसको उस तरीके से नहीं सोचते कि उनके सिचुएशन में वो कैसे फिट बैठ रहा है। वो उस माहौल के साथ साथ चल रहे हैं कि आजकल तो ये चल रहा है। आप माहौल के साथ मत चलो, माहौल के साथ में से जो आपसे चीज़ें सूट करती हैं वो चलो, क्योंकि हर एक आदमी का जैसे खाना अलग है, हर एक का फिटनेस का लेवल अलग है, इसी तरीके से हर एक आदमी की लाइफ की ज़रूरतें भी अलग हैं। लेकिन वांट्स को नीड बना देते हैं। वो नीड बोल के करेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, फिर अब इतनी बातचीत करने के बाद हम लोग अपने समापन की तरफ हैं, तो कुछ सवाल दिमाग में आ रहे हैं
क्या मिडिल क्लास के लिए नो डेप्थ लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि जिस तरह से आपने समझाया, जिस तरह की सिनेरियो दिखाया, जिस तरह का सिस्टम दिखाया, जिस तरह की अवेलेबिलिटी चीज़ों को दिखाई, इस हिसाब से आपको लगता है, क्योंकि आदमी तो अनुशासित नहीं होता है, तो आज का जो मिडिल क्लास हमारा हिंदुस्तान का है, मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब पहली बार पॉडकास्ट करते हुए मुझे दुख हो रहा है कि यार सच में लोग सच में इतने कमज़ोर नहीं, क्योंकि चाह के भी कोई साक्षर नहीं हो सकता। रोज़ तो अपनी ज़रूरतों से लोग लड़ रहा है, कभी कोई बीमार, कभी कहीं कुछ है, कभी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां हैं, कभी माँ बाप, कभी बच्चे, कभी रिश्ते नाते। वो कहाँ से सोच पाएगा? आप और हम तो इसलिए कि आप एक्सपर्ट हैं इसके, इसलिए आप ये सारा कुछ जानते हैं। मैं आपके साथ बैठने लगा हूँ तो मुझे ये समझ में आ गया। आपको लगता है कि मिडिल क्लास कभी नो डेप्थ लाइफ पॉसिबल हो पाएगी उसके लिए? देखो, जो चाहता है नो डेट वाली लाइफ जीऊँ, वो हर कोई जी सकता है। ये वैसा सिस्टम नहीं है कि मेरिट के 10% लोग रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। इसके अंदर मैं बताता हूँ, आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि कभी आए थे इस शहर में एक थैले और 2 कपड़े के साथ, आज इतना बड़ा एम्पायर अपना है। और कई ऐसे भी देखे होंगे, कभी इतनी बड़ी एम्पायर हमारा था और आज हालात ऐसे हैं। तो वो मिडिल क्लास अपने आप को ऊपर तो ले जा ही सकता है ना। तो जो मिडिल क्लास अपने आप को, अगर वो सोचे कि मैं बेसिक नेसेसिटी वाले जो लग्जरी है, छोटी छोटी चीज़ें के कर्ज के से मैं ऊपर निकला हूँ। अभी मैंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो मिडिल क्लास वालों को समझना चाहिए, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। गरीब आदमी गरीब ना दिखे, इसके लिए वो जो खर्चा करता है वो उसको कभी भी अमीर नहीं बनने देता। जैसे गरीब को लगता है कि मैं गरीब ना दिखूँ तो थोड़ी सी गाड़ी बड़ी ले लूँ, इसलिए उसके ट्रैप में फंस जाता है। तो जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको कर्ज से बाहर अगर निकलना है तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। जैसे हमारे समाज में 3 तरीके की एजुकेशन है। समाज में तो एक ही तरीके की एकेडमिक, जो कि टॉपर होते हैं, क्लास में फर्स्ट आ गए, कॉलेज में फर्स्ट आ गए। लेकिन एक एजुकेशन होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन हुई जैसे कि कोई एडवोकेट है, हम जब एडवोकेट पे जाते हैं तो हम ये तो नहीं पूछते कि तेरे मार्क्स कितने आए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी। लेकिन उस एकेडमिक तो ख़त्म हो गया उसका पोर्शन, अब वो प्रोफेशनल हम देखेंगे कि ये प्रोफेशनली कितना शानदार है। हाँ। एक तीसरी एजुकेशन होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। इन दोनों का उससे कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, बहुत थोड़ा सा लेन देन है कि बहुत प्रोफेशनल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देखो, कंप्यूटर का जो इन्वेंशन करने वाला था वो रिचेस्ट आदमियों में नहीं आया, लेकिन उसके इन्वेंशन को यूज़ करने वाला रिचेस्ट आदमी में आ गया। बात तो सही है। तो उसको बिजनेस एजुकेशन थी, उसने उसके प्रोडक्ट के अंदर वो बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो बिल गेट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन थी। तो जो ये विंडोज है, बिल गेट्स थोड़ी बनाता है, वो तो जो भी बनवाता है जिनसे, तो उसको कमर्शलाइजेशन करना आता है उसको। तो जो एकेडमिक एजुकेशन है और एक जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन है। जब तक इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखेगा वो ट्रैप में ही रहेगा, वो कभी बाहर निकल नहीं सकता। और मिडिल क्लास, हर एक आदमी अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, क्योंकि जैगवार वाला भी सोचता है यार मैं भी मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि लंबोर्गिनी वाले भी हैं, फरारी वाले भी हैं, और ओल्टो वाला भी सोचता है कि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि एक्टिवा वाले भी हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग अपने आप को मिडिल क्लास में इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊपर भी देखा होता है, नीचे भी देखा होता है। तो इसीलिए जो मिडिल क्लास है, जब तक ये चीज़ नहीं सीखेगा वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। समस्या तो यही है कि मिडिल क्लास देख करके फॉलो करना चाहता है, वो सीखता नहीं, उसके डेप्थ में नहीं उतरता, वो रिसर्च नहीं करता है। एक सवाल और दिमाग में आ गया तो मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ, क्योंकि खुद भी इसमें क्लियर होना चाहूँगा। ये जो कैशलेस इकोनॉमी है और क्रेडिट इकोनॉमी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? देखो, कैशलेस इकोनॉमी एक तरीके से जब हम खर्चा करते हैं तो हम 5,000 देने या 50 लाख देने, एक ही ताकत लगती है फ़ोन पे, तो जाते तो दिखते नहीं, उसमें डिजिट का फ़र्क होता है। तो इसीलिए वो फिज़िकल फील नहीं आती कि मैंने इस चीज़ पे इतना खर्चा किया है। लेकिन मैथमेटिक्स में से तो वो घट रहा है ना। तो कैशलेस के अंदर जिस इंसान के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, उससे उसमें बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावना है, क्योंकि उसको स्कैन करके ही देना है। ठीक है। और क्रेडिट इकोनॉमी भी जो है वो एक इल्यूजन की तरह है कि उसने उधार लिया हुआ, उसका अपना पैसा नहीं है, क्योंकि उसको चुकाना पड़ेगा। तो उसके कारण से इससे इकोनॉमी में फ्लो तो आ जाता है, जीडीपी बढ़ जाती है, टर्नओवर बढ़ जाता है, सब चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे एक हवाई जहाज़ की उड़ान है, पायलट मेक्स मिस्टेक्स ओनली वंस। पायलट एक ही बार गलती कर पाता है, उसके बाद तो मौका नहीं मिलता। हाँ, उसकी बारी नहीं आती है। तो इसके अंदर भी जो मिस्टेक है ना, वो बड़ी मिस्टेक एक आध बार होती है, उसका सारा ताश के पत्तों का गिर जाता है। लेकिन अगर उसको चलाना आता है
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर चलाना नहीं आता तो इससे भी ख़राब कोई चीज़ नहीं। तो मैं ये बोलूँगा इकोनॉमी रिस्की नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, उसको चलाने वाला आदमी रिस्की हो सकता है। बात तो सही है। अब जब इसी चलाने वाले बात कर रहे हैं आप, तो एक सवाल और भी दिमाग में आ रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर आज है, उसको देखते हुए अगले 10 साल में आप क्या देखते हैं? कर्ज और बढ़ेगा? लोग किस स्थिति में होंगे? देश कैसी जगह पे होगा? कर्ज और नहीं बढ़ेगा, कर्ज बहुत हद से ज़्यादा बढ़ेगा। हर छोटी से छोटी चीज़ भी ईएमआई पे आने लगेगी। हर छोटी सी छोटी चीज़ की ईएमआई पे लेने के लिए भी डाउन पेमेंट भी कर्ज पे मिलने लगेगी। और वो डाउन पेमेंट भी किसी ना किसी क्रेडिबिलिटी के बिहाफ पे मिलेगी, यानी कि कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, कर्ज के ऊपर कर्ज, कई कर्जों से वो डाउन पेमेंट दी जा सकेगी। आप बात पूरी कर ले तो मुझे याद दिलाइए गाड़ी वाली बात, मैं अभी कुछ बताऊंगा आपको। तो आगे आने वाले टाइम में लोग इस ट्रैप में बहुत ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, जो कि पहले हम चित्रहार मूवी या कोई देखते थे तो एक वीक का हमें टाइम लगता था जब टीवी पे आती इंतजार थी, करते थे। लेकिन आज तो मिनट नहीं लगती, स्क्रीन 10 सेकंड से ज़्यादा पेशेंस नहीं होता। तो लोगों में पेशेंस नहीं है, खाना खाएंगे जोमेटो टमाटो या किसी भी चीज़ पे फटाफट फटाफट जो चाहिए तुरंत। और जिसने इंस्टेंट किया उसका प्राइस अलग होता है। हाँ, तो लोगों में इंस्टेंट की ही आदत हो गई, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ख़त्म हो गया, तो इसीलिए वो इस ट्रैप में बहुत ज़्यादा फंसेंगे। जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतने ज़्यादा बड़े कर्ज में जाता जाएगा, और जो जितना कम कमाएगा वो ज़्यादा कर्ज में इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा कर्ज मिल नहीं रहा। अगर मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा में चला जाएगा। तो आगे जाके हालात ऐसे होंगे, जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो इस जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद ले सकेंगे, क्योंकि पैसों से आज की तारीख में सारे काम हो सकते हैं। आप राजा की तरह रह सकते हो, देश बेशक आज़ाद है, लेकिन जो पैसे के फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है तो वो तो उसके लिए देश आज़ाद नहीं है, वो तो बेचारा गुलामी है ना, सवेरे उठ के भाग रहा है। मार्केट में कितने ट्रैप है ना, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि डाउन पेमेंट के लिए भी आपको कर्ज दिया जाएगा। आज जब आप गाड़ी लेकर के चलते हैं, लोन पे गाड़ी है ना, जब उसकी पूरी ईएमआई ख़त्म होने वाली होती है तो 1 साल 1.5 साल पहले से आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि सर आपने गाड़ी ली थी, हाँ आपने ईएमआई ली थी, हाँ सर आपके उस लोन पे ना टॉपअप अमाउंट दिया जा रहा है, अगर आप चाहें तो उस लोन के अगेंस्ट भी आपको एक लोन दिया जा रहा है, कुछ नहीं करना है, बस आप हाँ बोलो फाइल तो हमारे पास है, मैं अभी आपको लोन दे दूंगा। तो सच में कोई कैसे कर्ज से मुक्त हो पाएगा? लोगों की तो लेने की आदत है और ये देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बिल्कुल सही बात करी। मेरे पास भी, मैंने पीछे कार ली थी तो मेरे पास फ़ोन आया कि हम आपकी कार पे लोन दे देते हैं। हाँ, मगर यार लोन की ज़रूरत होती तो मैं कार लेते टाइम नहीं ले लेता क्या? एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा, जब भी कार की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है ना, तो सड़क बिल्कुल खाली होती है, हाँ। और दोनों तरफ हरियाली होती है, हाँ। और मौसम इतना साफ होता है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं होती, और वो पूरी स्पीड पे शू से जा रही होती है, और क्या वादियों का मौसम होता है। जब आदमी एक्चुअल में गाड़ी लेके निकलता है ना, वो यूं यूं करके देख रहा होता है कि यहाँ ना लग जाए, वहाँ ना लग जाए, ये खड्डा ना आ गया, ये ठीक भी चल रहा है कि नहीं। वो नज़ारा उसको जीवन में दिखता ही नहीं जो उसने गाड़ी की एडवर्टीजमेंट देते हुए दिया था। जो मॉडल उसको दिखती है गाड़ी के साथ, तो वो वाली फील उसको दिखती नहीं, वो सिर्फ वहीं पर ही दिखाई जाती है, ताकि इमोशंस को थोड़ा वो किया जा सके। अब मैं आपको ये, आपने बात पूछी कि इतने में आपकी गाड़ी की ईएमआई पूरी हुई, इतने में नया कॉल आ जाता है। तो वो ये देख लेते हैं कि इसने उधार पे गाड़ी ली, और गाड़ियाँ आज की तारीख के अंदर एक और होता है, जैसे कोई एक गाड़ी आई, कोई भी आप गाड़ी का नाम सोचोगे ना, उसका ना 2-3 साल के बाद फेस अपलिफ्ट आता है। हाँ, हाँ। वो फेस अपलिफ्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि गाड़ी तो हमने भी यही लेनी थी, लेकिन पड़ोसियों ने ले ली, अब हम सेम नहीं ले सकते। तो गाड़ी क्या करती है, उसका फेस अपलिफ्ट बना देती है, हाँ अब ले सकते हैं क्योंकि हम उनसे 21 हो गए। तो वो फेस अपलिफ्ट इस चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि अगर पड़ोसी ने ले ली तो वो ये ना सोचे कि अब मैंने ये नहीं लेनी, तो वो फेस अपलिफ्ट बना दिया कि मैंने अब इससे लेटेस्ट फेस अपलिफ्ट वाली ले ली। तो ले तो गाड़ी कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि चेसी सिस्टम सारा तो वही है, सिर्फ एक थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी फुलफिलमेंट कर दी। तो फिर उसका बार बार फेस अपलिफ्ट इसीलिए निकाला जाता है ताकि वो उसी गाड़ी को अपग्रेड करता जाए, ताकि वो उस ट्रैप से बाहर नहीं निकले। और जहाँ उसने देख लिया ये ठीक ठाक पेमेंट कर रहा है, अब थोड़ा सा कम टाइम रह गया है बाकी पेमेंट का, तो उसके पास कॉल ये ज़रूर जाएगी, क्योंकि उनको पता है ये सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्याज देने वाला आदमी है। जबकि मैं ये बोलूँगा, जो आदमी फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी लेता है ना, तो समझ लो 30 लाख रुपए उस पर मिनिमम खर्च होने हैं, क्योंकि उसका फ्यूल भी होगा, सर्विस भी होगी,
वियर टियर इंश्योरेंस जो भी चीज़ें होती हैं, टोल शोल सारी चीज़ें, जब तक वो ख़त्म होगी मिनिमम 30 लाख उस पर खर्च लगना ही लगना है। लोग क्या सोचते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर मैं लेने चला हूँ, या फॉर एग्जांपल 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो ले रहा है, तो वो 1.5 करोड़ में उसको पड़नी है। लेकिन वो क्या सोचेगा, यार 7-8 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर की डाउन पेमेंट हो जाती है। अरे आप 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी लेने चले हो और 7-8 लाख रुपए दे रहे हो, या 10 लाख रुपए वाली जो गाड़ी है वो 30 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, आप सोच रहे हो 2 लाख रुपए में दे दूं, 2 लाख रुपए में मैं 30 लाख रुपए ले लूं। तो ये जो इतना लिवरेज उसने अपने अगेंस्ट खड़ा किया है, तो वो उसको ट्रैप से बाहर निकलने नहीं देता। तो इसीलिए जैसे ही उसकी ईएमआई पास आनी शुरू होगी, वो सोचते हैं इससे पहले इसकी ईएमआई ख़त्म हो, हम इसकी गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए इसी को ही बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें गाड़ी देते हैं और आपको और थोड़ा कम ब्याज पे देंगे, या और थोड़ा जो भी है वो कर लेंगे, लेकिन आप गाड़ी हमारे से ले लो या हमारे से फाइनेंस करा लो। तो इस तरीके से काम करते हैं। आखिरी में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और इस किस्से को आप जब एक्सप्लेन करेंगे तभी हम लोग इसको क्लोज करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान शब्दों में कोई कर्ज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड को समझा सकता है। कहानी ये है कि आपकी बात से ही याद आया, जब आपने कहा कि गाड़ी जब लेते हैं तो हमको खाड़ी सड़क दिखाई जाती है, पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, और बाद में तो गाड़ी ठुकती रहती है और हम बचाते रहते हैं। मेरे एक दोस्त ने थार लिया। थार लेने के बाद करीबन 6 महीने हो गए होंगे। अब उस थार वाले दोस्त का नंबर किसी और के पास पहुंच गया। किसके पास? ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनी के पास। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनी से उसको फ़ोन आता है कि सर आपने थार ली? हाँ ली, बधाई हो सर। आप कहीं घूमने गए पहाड़ों में? तो उसने बोला अरे वो भी उसी तरह बोला, अरे मुझे गाड़ी में तेल भराने के पैसे नहीं, मैं कहाँ से जाऊँगा। नहीं, बोला कहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ का तो ट्रैफिक इरिटेट करता है। तो उसने बोला कि सर पहाड़ों की तरफ चले जाओ। तो बोला गाड़ी में तेल भराने के पैसे नहीं है, पहाड़ों में कहाँ चले जाएँ? पता उसने क्या कहा? सर आप जाओ ना, हम बैठे हैं ना। तो इसने बोला कि क्या बिना पैसे में तुम हमको पैकेज दोगे पहाड़ों में जाने का? बोला सर बिल्कुल बिना पैसे में देंगे। तो इसने बोला कैसे? बोला सर ईएमआई पे देंगे हम आपको। मतलब ये टूरिज्म कंपनियां भी आपको ईएमआई पे घूमने के लिए भेज रही हैं, और इनका डेटा आपको गाड़ी वाले के पास से मिला। क्या खूबसूरत ट्रैप, क्या खूबसूरत सपना है कि आपने गाड़ी लिया है, कोई बात नहीं, आप आज घूम के आइए, 6 महीने बाद पेमेंट करिएगा। गाड़ी भी कर्ज पे, घूमना भी कर्ज पे। और इसका जानते हैं नतीजा क्या निकल रहा है? आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पत्नी ने अपने बच्चे को नदी में फेंक दिया, फिर पति और पत्नी कूद गए। कहीं कोई फांसी पर लटक गया, किसी ने आग को लगा ली। आखिरी एक्सपर्ट राय ये दीजिए, कैसे इससे कोई बाहर आए? ये सपना, ये लालच, ये सारी चीज़ें, कंट्रोल कोई खुद पे कैसे रखे? देखो, कुछ टाइम पहले मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखी, तो उसमें एक आदमी खड़ा है और वो ये बोल रहा है, बैंक की एडवर्टीज़मेंट थी, कि मैंने अपने पेरेंट्स को दुनिया में घुमाया। नीचे लिखा था आईसीआईसीआई पर्सनल लोन। तो वो अपने दम पे घुमाया। अरे अपना कहाँ दम हुआ? वो दम तो आपने आईसीआईसी से लिया है, दम तो अब निकलेगा उसकी की ईएमआई देके। अरे अगर डायरेक्ट देखे तो अपनी ज़िंदगी को गिरवी रख के तुमने भेजा। फ्यूचर के दिनों को, मेहनत को भी, सबको गिरवी रख दिया। अब आपके पास मरने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको इतना जीना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करनी है। तो जैसे अभी आपने बताया कि उसने गाड़ी ली, मैं वैसे भी बताता हूँ, जो थार गाड़ी होती है ना, वो थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए है। ये आज से 25 साल पहले लेते तब ठीक था, क्योंकि तब रोड ढंकी नहीं थी। आज ढंकी रोड हैं, लेकिन एक ईगो को बूस्ट करने के लिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जैसे इनफील्ड का बनाया जाता है या कई और गाड़ियों चीज़ों का बनाया जाता है, तो उसके साथ पर्सनैलिटी को एसोसिएट किया जाता है। तो अब उसने ईएमआई पे ली, अब ईएमआई पे ली, उस पर फ्यूल और बाकी सब चीज़ों के पैसे नहीं हैं, और वो उसको बेचने के लायक भी नहीं होता कई बार, क्योंकि बेचेगा तो उससे इतने पैसे नहीं मिलते कि पूरा कर्ज दिया जा सके। कंपनी की ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि इसको इतने लोन पे दे दो, जैसे क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा ही करते हैं कि छोटे छोटी पेनल्टी लगाते रहते हैं कि पूरे पेमेंट ही ना हो, ताकि ये कार्ड बंद, अगर 1 रुपया भी रह जाता तो क्रेडिट कार्ड आप बंद नहीं कर सकते। तो उसमें भी उसके ऊपर वो अपनी गाड़ी तुरंत बेच दे और पूरा लोन चुका दे, इतना भी नहीं होता, क्योंकि उसकी गाड़ी का पहले ही 100% या 95% लोन कर दिया। अब बाहर निकलते 15-20% उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो वो ये सोच रहा होता है कि कैसे मैं कुछ पैसे ले लूं और गाड़ी बेच दूं, कहीं से पैसे लेके और गाड़ी बेच दूं और अपना पीछा छुटाऊं। और अब उसने कॉल कर दिया कि हम आपको घुमाएंगे। अब आप ये देखो, घूमना एक लग्जरी है, कोई बेसिक चीज़ तो नहीं है। अब वो भी अगर ईएमआई पे है तो देख लो वो अपने कितने कष्टकारी दिन को इकट्ठा कर रहा है अपने फ्यूचर के,
हो सकता है उसका आज का दिन अच्छा निकल जाए, लेकिन भविष्य तो सुनहरा नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि दिमाग के अंदर अगर किसी आदमी की लॉटरी निकलती है ना, चाहे पैसे नहीं मिले, उसने आनंद नहीं लिया, लेकिन आज ये हैप्पीनेस आ जाती है, जी मुझे पैसे मिलने वाले हैं, जबकि उसको खर्चा नहीं है। मान लो लॉटरी निकल गई कि आपकी लॉटरी मिलेगी आपको, अभी उसमें 2-3 दिन बचे हैं बैंक में आने में और उसको खर्चने में और उस खर्ची हुई चीज़ का आनंद लेने में भी टाइम बचा है, लेकिन उसको एक डोपामाइन या जो भी अच्छे अच्छे हार्मोन्स उसके डेवलप हो जाते हैं, वाह क्या सुकून की नींद आएगी, क्या सेलिब्रेशन होगी, भूख लगनी बंद हो जाएगी, वो इतने जोश में फन में होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी तरीके से सेम अगर वो कर्ज में है कि इतने साल और तुझे मेहनत करनी है जिसके बदले तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो दिमाग पे उसी के अगेंस्ट एक प्रेशर भी तो बिल्ड हो ही रहा है ना। तो जो आपने बोला कि वो सुसाइड करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं, ये फाइनेंशियल बेड़ियाँ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। जैसे ही वो ज़्यादा कमाएंगे उतनी ज़्यादा बेड़ियाँ इकट्ठी हो गई। जैसे अभी आपने बताया कि एक ही गाड़ी के 15 मॉडल हैं, तो वो 10-15 मॉडल हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आता ये ले लो, ये नहीं समझ में आता ये ले लो, ताकि एंट्री तो आप बेस मॉडल से करो एंट्री, क्योंकि एंट्री तो इसी से कराई जाती है ना। उसके बाद खींच के ऊपर लाना हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें ये फीचर, तो वो खींच के वो ले आते हैं। आदमी सोच के इतना ही जाता है, और जबकि वो 25-30% की डाउन पेमेंट लेके गया, उसको उस शोरूम में घुसना भी नहीं चाहिए, उसको घुसना भी दूसरे में चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। तो वो ऐसे खींच के ऊपर ले जाते हैं और उस इमोशंस को ही वो एनकैश करते हैं। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीके से आपकी अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपने कई जगहों पे महसूस किया होगा कि ये कहानी तो आपकी है, हम दोनों लोग बैठ कर के हम आपकी बात कर रहे हैं। होता क्या है कि हम अपने आदतों के इस तरह के गुलाम हो जाते हैं कि वो हमारे भविष्य के बचे हुए दिनों को या बची हुई ज़िंदगी को गिरवी रख देता है। हमारी आदतें, हमारा शौक़ हमारी ज़िंदगी को गिरवी रख देता है और ये हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत छटपटाते हैं। फिर तत्कालिक ज़रूरतों को और शौक़ को पूरा करने के लिए जब ज़िंदगी गिरवी पड़ जाती है, तो आने वाले दिनों में जो हमारे हक की ज़िंदगी होती है वो भी हम नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही खुद को ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे लालच कैसे ज़िंदगी के बड़े बड़े पलों को ब्लॉक कर देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। ये पहला मेरा शायद पॉडकास्ट होगा जिस पूरे पॉडकास्ट में मैं मुस्कुराता हुआ और अपने गेस्ट को सुनता रहा, अधिकतर सुनने की कोशिश की। बीच बीच में इसलिए टोका कि दिमाग में सवालों के अंबार आ रहे थे, तूफान आ रहे थे, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी से रिलेटेड है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कम टोकने की कोशिश की। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग पार्ट 2 की बात ज़रूर करोगे, लेकिन इस बार मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोकेश जी के साथ ही पार्ट 2 चाहते हैं तो सवाल भी ज़रूर लिख भेजिएगा, ताकि जब अगली बार हम बैठे तो आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी पे बात करें। मुझे नहीं लगता कि कर्ज के माया जाल को और फिनेंस को इससे आसान तरीके से समझाया जा सकता है। हर बार मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी आप मेरे साथ 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा गुजारें तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करके जाऊं। और जब आप ये लिखते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, पसंद आता है। तो फिर आखिरी में मैं वही कहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई लोग, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आज ख़त्म नहीं होने जा रही है। संभाल के जिए, इसको लिमिट करके जिए। आपने डेबिट कार्ड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करें और क्रेडिट कार्ड की लिमिट को घटाते जाएं, क्योंकि ये मार्केट में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आज हमें कोई भी मुफ्त नहीं देने वाला। जो भी मुफ्त की बात करता है, जो एड ऑन की बात करता है, जो आपको ये कहता है कि मैं आपको तमाम पॉइंट्स दे रहा हूँ, तमाम चीज़ें अलग से गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जाल है जिसमें बंदर और कबूतर को फंसाने के लिए लोग दाना डालते हैं। बात करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत बातें निकलेंगी, लेकिन आखिरी में वही बात कि अगर आप चाहते हैं कि लोकेश जी दोबारा हमारे साथ आएँ तो लिख भेजिए, और कमेंट में जितना आप पार्ट 2 कहेंगे उतना ही ज़्यादा मैं इन पर प्रेशर बना पाऊँगा। और अंत में मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का, और आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का। बहुत कुछ मिलने वाला है जो ज़िंदगी ही नहीं, समाज में बदलाव लाएगा।